अपनी सोसाइटी में क्या हो गया कि जो करप्शन है ना कल्चरली एक्सेप्टेड हो गया है कि अपन कोई मिलता है तो उसको ही पूछते भाई ऊपर के कितने पड़ जाते हैं। तो अपने यहाँ पे करप्शन सेलिब्रेटेड है, शर्म का विषय ही नहीं है। किसी ने 100 गज का प्लॉट लिया और उसने 10 गज ऐसे कब्जा कर लिया, आस पड़ोसी के प्लॉट पे कब्जा करके उसने 110 गज का बना लिया। वो बंदा अपने यहाँ पे हरामी नहीं है, वो होशियार है। जिस दिन वो हरामी होगा ना उसको शर्म आएगी ये करने में। एक विधायक है वो पैसे कहाँ से कमाएगा, सरपंच है वो पैसे कहाँ से कमाएगा। जब साला गाँव में नाली बनेगी, सही है, तो वो नाली आपके लिए नहीं बन रही, वो नाली सरपंच इसलिए बना रहा है ताकि वो 2 पैसे कमा, पैसा आए। देखो लोग फालतू की बातें करते हैं कि अच्छे लोग क्यों नहीं आते राजनीति में। भाई अच्छे लोगों को वोट कौन दे रहा है? उनके वोट है नहीं भाई, उनके वोट 5-10% है। कभी भी डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में कभी भी अच्छे लोग कभी भी सत्ता में नहीं आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी में दिक्कत है। डेमोक्रेसी एक सिस्टम जो है, अपने को क्या पढ़ाया जाता है शुरू से कि डेमोक्रेसी तो जो है दुनिया का सबसे बेस्ट शासन है, जबकि ऐसा नहीं है। और डेमोक्रेसी बेस्ट नहीं है ये लोग मानेंगे नहीं, बट मैं ये प्रूव कर सकता हूँ। डेमोक्रेसी आज से 2000 साल 2500 साल पहले आ चुकी है और तब भी नहीं टिकी थी और अब भी नहीं टिकेगी। देख लेना आप, जहाँ पे भी डेमोक्रेसी आती है लास्ट में वहाँ पे तानाशाही आ जाती है ना। हाँ। क्यों आ जाती है? क्योंकि डेमोक्रेसी इज ए फेल्ड सिस्टम। इसको एक होलिका बना दिया गया, पवित्र बना दिया गया। जो अपन ये बात भी कर रहे हैं तो लोगों को आग लगेगी, लोग इसके खिलाफ कुछ मत बोलना। डेमोक्रेसी पे कैसे बोल सकते हो तुम? डेमोक्रेसी को खुद भीमराव अम्बेडकर ने गलत बताया है, लेकिन हम वो वाला पार्ट भीमराव अम्बेडकर का मानना ही नहीं चाहते। हमें पढ़ाया ही नहीं गया, हमें बताया ही नहीं गया। अभी देश में माहौल ऐसा हो गया कि एक पक्ष तो ऐसा है जिसको ये लगता है कि मोदी जी जो भी कर रहे हैं तो वो सही कर रहे हैं, और एक पक्ष ऐसा हो गया कि मोदी जी जो भी कर रहे हैं गलत ही कर रहे हैं। दोनों बराबर बेवकूफ़ है। मैं तो पॉलिसी में एजुकेशन अपने यहाँ पे दोनों ही नहीं है, बस रैंडमली चल रहा है, वो चल रहा है। अपीजमेंट है बस खाली। 365 दिन में से अपने 2 महीने तो वैसे छुट्टियां हो जाती है, बाकी 50 तो जयंतियाँ आती हैं अपने। अब जयंतियाँ आती है, जयंतियों में भी कंपटीशन है। अम्बेडकर जयंती की छुट्टी हो रही है तो फिर ब्राह्मण बोलेंगे नहीं परशुराम जयंती की छुट्टी होनी चाहिए। परशुराम जयंती की छुट्टी होनी चाहिए तो भाई हमारे महाराणा प्रताप को थोड़ी महाराणा प्रताप जयंती की छुट्टी होनी चाहिए। छुट्टी होनी क्यों चाहिए? उनकी जयंती की छुट्टी हो रही है, हमारी क्यों नहीं होए? बाकी वो कौन सी उनको जयंती मनानी है? जयंती मना के कौन सा वो महाराणा प्रताप को फॉलो कर रहे हैं? तुमको इतनी समझ नहीं है कि महाराणा प्रताप जयंती की तुम छुट्टी करवा रहे हो। जिस आदमी ने जिंदगी में एक भी दिन छुट्टी नहीं, वही कह रहा हूँ, जिस आदमी का जीवन ही संघर्ष का पर्याय है और उसकी जयंती की तुम छुट्टी करवाना चाह रहे हो। तुमको तो कुछ आइडिया ही नहीं कि महाराणा प्रताप था कौन। लगभग अराउंड 4 ट्रिलियन रुपए, 4 लाख करोड़ रुपए इंडिया में हर साल पेंशन पे जा रहे हैं। जो बंदा आज ज्वाइन होता है ना, 2 साल प्रोबेशन पीरियड रहता है, उसमें उसको पैसे मिलते हैं 14,200 रुपए। जो बंदा अभी जॉब लगा है, उसकी बहन की शादी करनी है, उसको खुद की शादी करनी है, उसको घर बनाना है, उसको बच्चे को पढ़ाना है, उसके सपने हैं, उसको घूमने जाना है, उसको लाइफ में कुछ करना है, सब कुछ ही करना है। और जो बंदा पूरी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर चुका है, रिटायर हो चुका है, उसके बच्चे 35-35 साल के हो चुके हैं, उसको गवर्नमेंट दे रही है 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, 70,000 रुपये, 80,000 रुपये पेंशन में। तो अब किसको ज़्यादा पैसों की जरूरत है? उस युवा पैसे किसको मिलने चाहिए? पैसे उस युवा को मिलने चाहिए। तो आप अपने आसपास देखोगे ना तो हर जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा था या कर रहा प्लॉट है उसके 10-10 प्लॉट है, और बाकी जो आदमी है वो एक प्लॉट लेने के लिए घर एक पूरी जिंदगी वो संघर्ष कर रहा है। संविधान को भी जैसे बहुत होलिकाओं बना दिया भाई। संविधान लोगों के लिए है, लोग संविधान के लिए नहीं है। संविधान पे डिबेट होनी चाहिए, संविधान की आलोचना होनी चाहिए, संविधान पे बात होनी चाहिए, संविधान में सुधार होने चाहिए। क्योंकि परिस्थितियां बदल रही है, संविधान भी अपग्रेड होना चाहिए। अंबेडकर जी ने तो खुद ने ये कहा है कि भाई संविधान जो है ये अगर सही काम नहीं करे तो इसको फाड़ के फेंक देना चाहिए। उसको फाड़ के फेंकने वाला मैं होऊंगा पहला बंदा। शासन जनता के लिए होना चाहिए, बट जनता के द्वारा नहीं होना चाहिए। जनता के द्वारा नहीं होना चाहिए तो फिर किसके द्वारा होना? अब जैसे इसमें है ना, बहुत से लोगों को ये पचेगी नहीं बात है ना, क्योंकि उनको आदत नहीं है ये बात सुनने की जो मैं कहने वाला हूँ। करो शुरू अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। तो आज अपन बात करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स पे। भारत की जो राजनीति है कैसे चलती है, कौन चलाता है, कैसे काम करती है आम आदमी के लिए और कितना काम करती है। आज भी है ना, आम आदमी को इतनी परेशानियां हो रही है, चाहे वो सड़क पे चलते हुए सड़क टूटी हुई है, घर में पानी नहीं है उसके, या महंगाई इतनी हो रही है, या टैक्सेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं, या और भी किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में बंदा जाता है कोई भी, तो उसको वहाँ पे 50 परेशानियाँ उसको होती है। उसको लगता है कि मैं काम करवाने नहीं आया, कोई सजा भुगतने आया हूँ। चाहे वो पुलिस थाने चले जाओ आप, या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस चले जाओ, वहाँ पे जाके आपको ऐसा ही महसूस होता है। तो इतना सॉलिड सिस्टम आप बता रहे हो कि हमने जो है पूरे अलग अलग देशों से कुछ ना कुछ लेके एक सिस्टम क्रिएट किया है, तैयार किया है भारत के लिए, और अलग अलग स्टेट्स इसमें हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये क्या है कि चीज़ें सुधर नहीं रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, आम आदमी परेशान है। एक्चुअली ये जो है ना, ये बहुत एक जनरलाइज धारणा है कि है ना कि ग्रोथ नहीं हो रही है या डेवलपमेंट नहीं हो रहा है या कि आम आदमी परेशान है। एक्चुअली अपन देखें ना तो 1947 में जब अपना देश बना था तो
तो उससे लेके अब तक काफ़ी ग्रोथ हुई है। तो ग्रोथ जो है ना वो नेचुरली होनी है, वो तो उसको कोई ना, तो गवर्नमेंट थोड़ा उसको एक्सेलरेट कर सकती है, धीरे कर सकती है, बट ग्रोथ वो क्यों हुई है उसका भी रीज़न देखना आप। ग्रोथ क्यों हुई है कि एक गवर्नमेंट आती है, उसमें जो लोग चुने गए हैं, MP MLA बने हैं, जो पैसा खर्च करके लोगों को दारू पिला के बंदा 5-10 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए उड़ा के जो MP बना है, वो बंदा पैसा रिकवर कहाँ से करेगा? जब वो काम कराएगा। जब वो 300 करोड़ का काम करेगा तभी तो उसमें 30 करोड़ बचेंगे उसके। बिल्कुल। तो जो आपका जो 300 करोड़ का जो काम हो रहा है ना, जो प्रोजेक्ट आपका 300 करोड़ का आया, आपकी जो रोड बनी है, हाईवे बनी है, वो आपके लिए नहीं बनी, वो इसलिए बनी ताकि उसको पैसे, वो पैसे बना सके अपने, उसका इन्वेस्टमेंट है वो। एक विधायक है वो पैसे कहाँ से कमाएगा, ये सरपंच है वो पैसे कहाँ से कमाएगा? जब साला गांव में नाली बनेगी, सही है, तो वो नाली आपके लिए नहीं बन रही, वो नाली सरपंच इसलिए बना रहा है ताकि वो 2 पैसे कमा, पैसा आए। तो ग्रोथ GDP वाइज भी हो रही है, प्लस अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें भी जो है अपनी ग्रोथ हो रही है। ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं हो रही है, बट हाँ कई ऐसे सेक्टर्स, कई ऐसी चीजें हैं जहाँ जिसमें अपन लेग कर रहे हैं। बट ओवरऑल जो है ना अपना सिस्टम जो है ना वो काफी एक तो करप्ट है, और एक है ना एफिशिएंट नहीं है। वो जिस काम को करने में 10 दिन लगने चाहिए, उस काम को करने में अपने यहाँ पे 2 साल लगते हैं। मतलब बिल्कुल। कोई ब्रिज बनना चाहिए मान लीजिए 3 महीने, वो 3 साल में कंप्लीट होता है। बन के जो कंप्लीट होता है वो भी इतना घटिया कंप्लीट होता है कि वो एफिशिएंट नहीं होता है ना। तो सिस्टम वाइज है ना अपन लेग कर रहे हैं मतलब काफ़ी चीज़ों में, और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो लेग कर रहा है। अभी भी अपन पीछे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंट्री का कम से कम 20-25 साल आगे होना चाहिए। कि अभी आपको मान लीजिए कि जयपुर में गाड़ियाँ हैं, सपोज कीजिए 1 लाख, ठीक है, तो आपका अभी जयपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो होना चाहिए आपका 1.5 लाख गाड़ियों का। लेकिन अपना सिस्टम ले कैसे कर रहा है कि अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो है 70,000 गाड़ियों का ही। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ गाड़ियों का, एक नंबर कोई ये श्योर नंबर नहीं है, बट लाख की जगह अपने पास 70,000 का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब अपन जैसे 1,10,000 70 की जगह 1 लाख का बनाएंगे ना, इस बनने में अपने को 4-5 साल लगते हैं। पुल आज अप्रूव हुआ, फिर वो बनेगा, तब तक गाड़ियां हो जाएगी 1.5 लाख। तो अपना 1 लाख का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने तैयार किया 1 लाख गाड़ियों के लिए सिस्टम, अपनी गाड़ियां हो गई 1.5 लाख। वहीं के वहीं है सब। तो वहीं के वहीं है। तो दिक्कत यहाँ है कि अपन उसमें पीछे चल रहे हैं, जबकि अपने को 20-25 साल किसी भी कंट्री को आगे चलना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। एक तो ये दिक्कत है। दूसरा सिस्टम में जो क्या है कि करप्शन है और एफिशिएंसी कम है, इस वजह से अपन ले कर रहे हैं। एफिशिएंसी इस वजह से कम है कि कैपेबल लोग नहीं है सिस्टम में। उसके लिए बहुत सी चीज़ें जिम्मेदार है कि आपका एक सिस्टम अगर खराब होता है तो उससे सारी चीज़ें खराब हो जाती है। जैसे बॉडी में अगर बीपी बढ़ेगी तो बीपी से हार्ट की बीमारी भी होगी। तो वैसे अपने यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम उतना प्रॉपर काम नहीं कर पाया, तो उतने कैपेबल और एफिशिएंट लोग नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है जो कि सिस्टम को एफिशिएंट बना सकें। और करप्शन जो है वो अपने शुरू से ही यहाँ पे वो तो हमेशा रहा है। तो वो बढ़ते 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 बढ़ता ही जा रहा है, वो कम नहीं हुआ कभी भी, उल्टा वो बढ़ रहा है। बट करप्शन तो ऐसा भी तो अपन कह सकते हैं कि और कंट्रीज में भी हो सकता है। हाँ, तो जिन भी कंट्रीज में करप्शन है ना वहाँ पे कभी भी इंस्टीट्यूशंस डेवलप नहीं हो पाते। जैसे अफ्रीका है आज, फॉर एग्जांपल लें अफ्रीका में जितने भी कंट्रीज है, अफ्रीका आज नेचुरली सबसे रिच कॉन्टिनेंट है। नेचुरली रिच का मतलब हो गया कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा सोना निकल रहा है, सबसे ज़्यादा हीरे निकल रहे हैं, सोना निकल वहाँ रहा है, बट उनके पास वो मशीनरी नहीं है कि वो सोने को, जिस सोना निकलता तो इस फॉर्म में नहीं निकलता, वो एकदम पत्थर मतलब खराब फॉर्म में निकलता है उसका, उसको अयस्क बोलते हैं इंग्लिश में, तो मुझे नहीं पता है क्या बोलते हैं, तो उस फॉर्म में निकलता है। तो उसको प्रोसेस करने के लिए और उसको जिस रेट में वो बिक रहा है वो इस वजह से बिक रहा है कि वो प्रोसेस्ड है, तो वो रेट अचीव करने के लिए आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। वो प्रोसेस करने की मशीनरी नहीं है उनके पास, वो सिस्टम नहीं डेवलप कर पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप कर पाए, इंस्टीट्यूशंस नहीं डेवलप कर पाए। इस वजह से वो आज गरीब है और वो हमेशा गरीब ही रहेंगे, मतलब जब तक कि वो इंस्टीट्यूशंस नहीं डेवलप होंगे। जैसे पुलिस हो गई, ये भी अपने आर्मी हो गई, ये भी इंस्टीट्यूशंस है अपने आप, एजुकेशन सिस्टम हो गया। इन पे लोगों का भरोसा धीरे 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 कम होता जा रहा है, पुलिस पे लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है। तो जिस देश में गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस पे, गवर्नमेंट की व्यवस्था पे लोगों का भरोसा कम होता जाता है, उस देश में करप्शन बढ़ता जाता है कि लोगों को लगता है कि मैं जितना लूट लूँ उतना मेरा है, गवर्नमेंट का मुझे कोई भरोसा नहीं। तो वो कहीं ना कहीं इंडिया में कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, जो कि एक खतरे की चीज़ है। तो मतलब आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में ये चीज़ कम होगी या ऐसे ही और बढ़ने वाली है? नहीं, कम नहीं होगी, क्योंकि जैसा अपन ने उसमें गोड वाले पॉडकास्ट में भी बात की थी, पिछले पॉडकास्ट में, कि क्या होता है कि एक कल्चर होता है, हर सोसाइटी का एक कल्चर होता है। उस सोसाइटी में क्या चीज़ें एक्सेप्टेड हैं और क्या एक्सेप्टेड नहीं है, ये डिपेंड करता है। जैसे अपने यहाँ पे माँ बाप से अलग कोई हो जाता है उसको अपन बुरा मानते हैं कि भाई कि माँ बाप से अलग हो गया बेटा, कपूत हो गया, कपूत हो गया। वहीं आप वेस्टर्न उनमें जाओगे, सोसाइटीज़ में जाओगे, जो कंट्रीज है वेस्टर्न कंट्रीज है, वहाँ पे अगर कोई बंदा 18 साल का होने के बाद अपने माँ बाप के साथ रह रहा है तो उसका लोग मजाक उड़ाएंगे कि तू यार 18 साल का हो गया अभी भी माँ बाप के साथ रह रहा है, सेल्फ डिपेंड नहीं हुआ। तो क्योंकि वहाँ की वैल्यूज़ अलग है, कल्चरल वैल्यूज़ अलग होती है, सोसाइटी की हर सोसाइटी की वैल्यूज़ अलग होती है। अपनी सोसाइटी में क्या हो गया कि
जो करप्शन है ना वो एक्सेप्टेड हो गया है, कल्चरली एक्सेप्टेड हो गया है कि अपन कोई मिलता है तो उसको ही पूछते भाई ऊपर के कितने पड़ जाते हैं, सैलरी पूछते नहीं भाई ऊपर कितने पड़ जाते हैं। तो अपने यहाँ पे करप्शन सेलिब्रेटेड है, अपने यहाँ पे करप्शन शर्म का विषय ही नहीं है। एक बाप को ये डर नहीं रहता कि मेरे बेटे को कल को पता लग जाएगा कि भाई मैं करप्शन करता हूँ तो यार मेरी बेइज्जती हो जाएगी, उसको ये लगता है कि पता लग जाएगा। बेटे को बताता है कि बेटा देख मैं करप्शन ऊपर का इतना कमा लेता हूँ। जबकि अलग अदर कंट्रीज जो भी आप देखोगे, जो कंट्रीज आज टॉप पे हैं वहाँ पे करप्शन कल्चरली एक्सेप्टेड नहीं है। मतलब वहाँ पे कोई करप्शन करता भी तो वो ये उसको डर रहता है मेरे बेटे को नहीं पता लग जाए वरना मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी मेरे बेटे की नज़रों में कि मेरा बाप तो करप्ट है। और यहाँ पे बेटा गर्व से बताता है कि मेरा बाप ऊपर के इतने पटक लेता है। सो ये कल्चरल वैल्यूज का डिफरेंस है। अपने यहाँ पे कोई बंदा अगर मान लो कि किसी ने 100 गज का प्लॉट लिया और उसने 10 गज ऐसे कब्जा कर लिया, आस पड़ोसी के प्लॉट पे कब्जा करके उसने 110 गज का बना लिया, वो बंदा अपने यहाँ पे हरामी नहीं है, वो होशियार है। अपने क्या कहते हैं उसको, अरे देखो उसको देखो कितना होशियार है, वो 100 गज का प्लॉट लिया था 110 गज कर लिया, वो हरामी नहीं है अपने यहाँ पे। जिस दिन वो हरामी होगा ना उस दिन ये उसको शर्म आएगी ये करने में। अभी तो वो गर्व से बताता हो रहा है कि मैंने 100 गज का लिया था 110 का कर लिया मैंने। तो अभी अपने करप्शन गर्व का विषय है। तो जब तक गर्व का विषय रहेगा ना ये कभी कम नहीं होगा, चाहे 100 साल हो चाहे 50 साल हो चाहे 1000 साल हो। जो कल्चरली गर्व का विषय होता है सोसाइटी में वो चीज़ बढ़ती है। अपने यहाँ पे मान लो कि जैसे दहेज का ले लो या मायरे का ले लो या मृत्यु भोज का ले लो कि मैंने इतना बड़ा दहेज दिया था, ये गर्व का विषय है। जब तक ये गर्व का विषय रहेगा तब तक ये कम नहीं होगा। आजकल तो वीडियो चलते हैं हमारे बेटे कितना दहेज आया था, या मायरे का भी होता है ना कि हमने इतना बड़ा मायरा किया, इतना सोना है जी। तो जब तक गर्व का विषय होता है ना कोई भी सोसाइटी में कल्चरली एक्सेप्टेड होता है तब तक वो कभी कम नहीं होता है। तो ये कल्चरल वैल्यूज का गेम है। ये सरकार कभी नहीं रोक सकती करप्शन को। सरकार रोकेगी वो नया स्कीम निकालेंगे, लोगों को क्या लगता है कि सरकार करप्शन को रोक लेगी, सरकार नहीं रोक पाती। सरकार ने तो रूल बनाए रखे ना, करप्शन कौन सा लीगल थोड़ी है। सरकार खाली एक ही तरीके से इसको कम कर सकती है, वो है कि सजा का डर हो कि जिस बंदे ने करप्शन करा वो अगर पकड़ा गया उसको सजा मिले। अभी क्या हो रहा है, करप्शन करता है बंदा पकड़ा जाता है उसको सजा नहीं मिलती, तो उसको होता है कोई नहीं यार क्या ही बिगड़ रहा है, उसको देख के 4 लोगों को होता है कुछ नहीं बिगड़ रहा। उनको पता है कि सिस्टम ऐसे काम करता है। तो अगर सजा मिलेगी तो उससे 4 लोग डरेंगे, थोड़ा वो उसको डर के करेंगे। बस इतना ही कर सकती है सरकार। बाकी जो एकदम चेंज आता है ना वो चेंज आता है आपके जब कल्चरल वैल्यूज के बेस पे। तो जो अपन बात कर रहे हैं कि करप्शन है, तो ये तो सिस्टम की आपने बात बताई कि सिस्टम के जो अंदर के लोग हैं वो कर रहे हैं, लेकिन इसमें कितना हिस्सा है आम आदमी का भी। आम आदमी भी वो आम आदमी नहीं जो इस चीज़ से परेशान है, वो आम आदमी जो पावरफुल है कि आज एक पावरफुल आदमी है किसी भी एरिया का, उस एरिया में उसका नाम चलता है तो वो अपने अकॉर्डिंग सिस्टम को चलाता है। सिस्टम में क्या है कि लूप होल्स हैं, बहुत सारा सिस्टम में काफ़ी सारे लूप होल्स। अब जो लोग उन लूप होल्स को मैनिपुलेट करना जानते हैं, यूज़ करना जानते हैं या यूज़ करने की पोजीशन में, वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। और जो उसको उसके रिसीविंग एंड पे उनका फ़ायदा उठाया जाता है। या कुछ लोग जो पॉलिटिशियंस हैं और हैं उनको उस लूप होल्स को मैनिपुलेट करना आता है, उसका यूज़ करना आता है, तो वो यूज़ करके उससे निकल जाते हैं, क्राइम करके भी बच जाते हैं, निकल जाते हैं। मेरे लोगों ने बहुत से क्राइम किए हैं इंडिया में, इतने पॉलिटिशियन हैं, उन पे इतने केस चल रहे हैं, आज तक किसी को सज़ा नहीं हुई। तो अब जैसे इंस्टीट्यूशन की अपन बात करें तो जुडिशरी जो है वो भी अपने आप एक इंस्टीट्यूशन है, न्याय व्यवस्था भी एक इंस्टीट्यूशन है। इंडिया की न्याय व्यवस्था में आदमी जो केस कर रहा होता है ना उसको सज़ा मिल रही होती है। जो आदमी जो गुनहगार नहीं है उसको सज़ा मिल रही होती है, और जो गुनहगार होता है उसको पता होता है सिस्टम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे ऐसे केस हैं जो 70 साल से चल रहे हैं, 60 साल से चल रहे हैं। 1969 या 79 में इंडिया के रेल मंत्री थे, उनकी हत्या हुई थी, उनके हत्यारों को सज़ा नहीं हुई। जो राजीव गांधी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तो कुछ है ही नहीं इंडिया में, उनकी जो हत्या हुई थी, कितना ओपनली मतलब ब्लास्ट हुआ था, कितना भयंकर जघन्य मतलब तरीके से उनको मारा गया था, उनका केस जो है वो 20 साल तक नहीं निपटा। या जैसे अभी जो उसका अतुल क्या नाम था जिस बंदे ने सुसाइड की थी, बेंगलोर वाला, तो वो मैटर हुआ था। तो मतलब लोग इसके सिस्टम में फंस के जान देनी पड़ रही है लोगों को, जबकि सिस्टम का काम ये था लोगों की जान बचाना या लोगों की जिंदगी हेल्प करना, सोल्व करना प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर रहा है, बिल्ड कर रहा है प्रॉब्लम्स। इतने मतलब इंडिया में अभी जो केस पेंडिंग है, नए केस होने बंद हो जाए ना, नए केस होए नहीं आज के बाद, तो भी जो अभी जो केस पेंडिंग उनको सोल्व करने में इसी स्पीड से 60-70 साल लग जाएंगे। नए हो रहे हैं वो तो अलग है, जो ऑलरेडी पेंडिंग है उनको खत्म करने में 60-70 साल लग जाएंगे, इतने केस पेंडिंग है। तो अब होता क्या है कि जब आपकी जुडिशरी उस मैटर को सोल्व नहीं कर पा रही है, मान लीजिए कि मेरा कोई डिस्प्यूट हुआ, मुझे पता है कि मैं वहां जाऊंगा घिसता रह जाऊंगा 20 साल, कुछ होगा नहीं, तो मैं उसको फिर मेरे लेवल पे सोल्व करता हूँ।
तारीख पे तारीख वाली बात हो जाती तो जैसे अभी जैसे पीछे जो एक वो हुआ था ना, लड़की का रेप करके उसको जला दिया गया था, तो आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे लोग ये पोस्टें कर रहे थे कि भाई इनको गोली मार दो, इनको ये कर दो, या फिर एक एनकाउंटर भी हुआ था तो एनकाउंटर को भी लोग डिफेंड कर रहे थे, भाई यही सही तरीका है इनको निपटाने का, रेपिस्ट को एनकाउंटर हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। लोग ये मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोगों का भरोसा खत्म हो चुका है जुडिशरी से। लोगों को लगता है कुछ नहीं है, कुछ होना नहीं है। जुडिशरी में 20 साल 30 साल ये घिसता रहेगा, फिर बरी हो जाएगा। जयपुर बम ब्लास्ट हुए थे, अपने को पता है, यस 2008 में जयपुर बम ब्लास्ट हुए थे, ठीक है, और अभी उनको जिला कोर्ट ने सजा सुनाई है और वो हंस रहे थे, ये अखबार में हेडिंग आई थी, वो हंस रहे थे। देखा था। वो क्यों हंस रहे थे? उनको पता है अभी अपील करेंगे हाई कोर्ट में, 20 साल और हाई कोर्ट में लग जाएंगे। हाई कोर्ट ने सजा भी बरकरार रख ली तो और अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, 20 साल और सुप्रीम कोर्ट में लग जाएंगे। उनकी उम्र पूरी हो जाएगी। उम्र हो गई 2008 से लेके 2008 को आज हो गए कितने साल हो गए? 18 साल हो गए, 17 साल हो गए, 17-18 साल हो गए। 17-18 साल में एक स्टेज पार हो पाई है। 1984 में जो दंगे हुए थे, दिल्ली में जो दंगे हुए थे, उनके 34 साल बाद तक तो उनके आरोप तय नहीं हो पा रहे हैं। तो जो इतने बड़े बड़े देश में चीजें हुई है, अगर उनका निपटारा नहीं हो पा रहा तो आम आदमी तो फिर तो वही मैं कह रहा हूँ कि अब जिसके पास, अब ये जुडिशरी में लूप होल्स हैं, जो अपना जो लीगल सिस्टम है उसमें लूप होल्स है कि आप तारीख पे तारीख लेते जाते हो उसमें। अब जो इसको यूज करना जानता है, जो इस सिस्टम को मैनिपुलेट करना जानता है, वो तो तारीख पे तारीख लेके इसका फायदा उठा रहा है। यस, ठीक है, और जो इसको मैनिपुलेट करना नहीं जानता है वो इस तारीख पे तारीख का शिकार हो रहा है। वो जा रहा है हर महीने, वो जा रहा है, वो घिस रहा है। तो सिस्टम जो है जब कमजोर होता है तो उसका कुछ लोग फायदा उठाते हैं, कुछ लोग उसका शिकार बनते हैं। यस। तो अब जो लोग पावरफुल है ना, जो कैपेबल है सिस्टम को तोड़ने मरोड़ने में, वो इसको एज ए टूल यूज कर रहे हैं। Yes. चाहे जुडिशरी को लोग एज ए टूल यूज कर रहे हैं, पुलिस है, पुलिस को लोग एज ए टूल यूज कर रहे हैं, ईडी है, ईडी भी एज ए टूल यूज किया जाता है, सीबीआई है, सीबीआई एज ए टूल यूज किया जाता है। वो डिपेंड करता है आप किस पोजीशन में हो। यस। और होता क्या है कि यहाँ पे हर आदमी तब तक ईमानदार है जब तक उसको भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा है। यस। तो जब तक आदमी इस पोजीशन में होता है तब तक उसको लगता है ये सारा कुछ गलत है, लेकिन जैसे ही वो इससे क्रॉस करके बॉर्डर लाइन पार करके उधर जाता है तो उसको लगने लगता है कि सारा की, क्योंकि वो उसको यूज करने लग जाता है तो उसको लगता है कि नहीं ये ठीक है, क्या दिक्कत है, ये तो होना ही चाहिए। Yes. भाई जैसे अरविंद केजरीवाल जी पहले बोल रहे थे कि जो मुख्यमंत्री है उसको वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए, उसकी बत्ती नहीं होनी चाहिए, उसका ये नहीं होना चाहिए, उसको ये नहीं होना चाहिए। जैसे ही वो लाइन पार करके उधर गए तब उनको लगता है कि नहीं यार ये तो होना ही चाहिए, फिर सीएम बनने का फायदा क्या है साला, अगर यही नहीं है तो फिर सीएम बन क्यों रहा आदमी इतनी मेहनत करके। तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हो, तो वहां से आपको वो गलत और सही दिखता है। यस। बाकी सच खाली इतना ही है, सही गलत आप अपने हिसाब से डिसाइड करो। सच खाली इतना ही कि जो उसको यूज करने की पोजीशन में वो उसको यूज करता है, जो शिकार होने की पोजीशन में वो शिकार होता है। मतलब पावर गेम हो गया ये, डेमोक्रेसी पावर गेम है। तो हर गेम पावर गेम ही है, नॉट ओनली डेमोक्रेसी। जो भी शासन व्यवस्था होती है वो पावर गेम ही होती है। और हमेशा जो दुनिया में जो नेचुरल जो सिद्धांत है वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का है। ठीक है, अब जो जस्टिस वस्टिस ये जो धारणाएं हैं आपने, इक्वेलिटी, ये ह्यूमन मेड है, ये नेचुरल नहीं है। अपन ये चाहते हैं कि ऐसा हो जहाँ पे एक ऐसा सिस्टम हो जहाँ पे कि कोई पावरफुल नहीं हो, कोई कमज़ोर नहीं हो, कोई किसी को यूज नहीं कर रहा हो, कोई शिकार नहीं हो रहा हो। बट ये पॉसिबल अभी तो नहीं है। मतलब अपन समझते हैं कि हम थोड़े सिविलाइज्ड हो गए तो अपन ने कुछ चीज़ें, कुछ सिद्धांत बना लिए हैं जिनको अपन न्याय समझते हैं कि भाई ये न्याय है। वो अपनी परिभाषाएं हैं न्याय की कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यस। ये अपन ने डिसाइड किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो उसके अलावा कुछ होता है तो अपने को वो खराब लगता है। बट नेचुरली दुनिया में ये रहा है और ये अभी है, आगे का तो मैं नहीं कह सकता। मुझे लगता रहेगा कि जो कैपेबल होगा, जो पावरफुल होगा वो शिकार करेगा, जो कमज़ोर होगा वो शिकार होगा। उसके तरीके बदल जाएंगे। तो जैसे ये तो यूज़ करने का तरीका हो गया पावर को। जैसे ये क्या है कि है ना, जब भी हर 5 साल में चुनाव होते हैं इंडिया में, तो जब भी चुनाव आते हैं तो जो भी क्षेत्र के नेता रहते हैं या बड़ी बड़ी सरकारें रहती हैं, वो यही जनता को आश्वासन देती है कि इस बार हम ये कर देंगे, इस बार हम ये बना देंगे, फलाना बना देंगे, ढीकड़ा बना देंगे। लेकिन फिर भी सड़क तो फिर भी फूटी हुई है, नाले तो फिर भी टूटे हुए हैं, पानी तो फिर भी नहीं पहुंच रहा। तो ये जो चीज़ है कि नहीं जी हमें आप लाके देखिए, हम बताएंगे देखो सिस्टम कैसे काम करता है और कैसे विकास होता है। लेकिन फिर भी जब चुनाव हो जाते हैं, पार्टियां बन जाती है, उसके चौथे दिन फिर वही जनता का हाल तो सेम का सेम ही है। इसमें क्या है कि इसमें है ना, लोगों को वहम है, जनता को भी वहम है। और जनता को क्या लगता है कि इसको ए से मैं बी को रिप्लेस कर दूंगा तो चेंज आ जाएगा कुछ ना कुछ। और वो चेंज करते हैं हर बार। जैसे अपने यहाँ पे राजस्थान में देखोगे तो आप हर बार गवर्नमेंट चेंज होती है, बार बीजेपी आती है, बार कांग्रेस आ जाती है।
या आपका कोई भी जो विधायक होता है वो 2-3 बार रहता है, एक बार रहता है, आप चेंज करके नया विधायक ले आते हो, फिर दोबारा वो तीसरी बार फिर आ जाता आपको लगता है कि आपने कुछ उखाड़ दिया है, कुछ चेंज कर दिया है आपने भाई, है कि चेंज कर देंगे चेंज तेरे खाली को। वो सिद्धू की लाइन है ना एक गाने में कि वही सरकार का अलग लोगो होया चेंज, हाँ। खाली लोगो चेंज होता है, गेम वही है। लोग वही हैं, वही बीजेपी वाले कांग्रेस में आ जाते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी में आ जाते हैं, या लोग आप कहीं से भी लाओगे तो लोग आ तो इस सोसाइटी से रहे ना, यस, सिस्टम तो वही है। बना हुआ है सारा। तो लोग वो आ रहे हैं, एक तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो सिस्टम जो है ना, इस पे कभी बात नहीं होती है, लोग जो बात करके सरफेस लेवल पे बात करके ही खत्म कर देते हैं इसको कि यार कि कोई बोलता है बीजेपी खराब है, कांग्रेस को लाओ, कोई कांग्रेस वो मतलब जिस पार्टी का जो आदमी है वो उसकी पैरवी करता है, और कि जी दूसरे को बीजेपी ने खराब ये गड़बड़ कर दिया, अब आप कांग्रेस को लाओगे तो ये चेंज हो जाएगा, और वो बोलेंगे कांग्रेस ने ये गड़बड़ कर दिया 70 सालों में, बीजेपी लाओगे तो ये चेंज हो जाएगा। यस, बट चेंज हो नहीं रहा, आप देखोगे तो राजस्थान में सरकारें चेंज हो रही है, हर राज्य में सरकारें चेंज हुई हैं, होती रहती है, इतने चुनाव हुए, अपने को ये उम्मीद है कि नहीं अब की बार कुछ चेंज हो जाएगा, जबकि सच ये है कि कभी कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो सिस्टम है ना वहां तक कोई पहुंच नहीं पा रहा, उस जड़ तक नहीं पहुंच पा रहा। खराबी जड़ में है। मैं ये कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी में दिक्कत है। डेमोक्रेसी एक सिस्टम जो है, जो शासन व्यवस्था जो है अपनी, शासन व्यवस्थाएं कई तरह की होती है, जैसे राजतंत्र है, लोकतंत्र है, अलग अलग तरह के तंत्र हैं, मतलब है ना। तो डेमोक्रेसी में अपने को क्या पढ़ाया जाता है शुरू से कि डेमोक्रेसी तो जो है दुनिया का सबसे बेस्ट शासन है ना, जबकि ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी जो अपने पास अवेलेबल ऑप्शन है उनमें एक बेटर ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन नहीं है। अपने को क्या पढ़ाया जाता है कि डेमोक्रेसी इज द लास्ट ऑप्शन है ना, इससे बेटर तो दुनिया में कुछ है ही नहीं, ये तो समझ लो तुमको डेमोक्रेसी मिल गया, अब तुम्हारा हो गया, ये बेस्ट यही है। और अपन ने कभी ये सोचा ही नहीं कि डेमोक्रेसी में भी 1000 दिक्कतें हैं। डेमोक्रेसी अपने आप में फ्लोड सिस्टम है। डेमोक्रेसी में फ्लोज क्या क्या है कि डेमोक्रेसी में एक आदमी है, उसको हर 5 साल बाद लोगों के सामने प्रेजेंट होना है और उसको लोगों से अप्रूवल लेनी है। तो अब वो आदमी उस 5 साल में उन लोगों को खुश करने में लगा रहता है। अब लोगों को खुश करने में आप बोलोगे कि दिक्कत क्या है, लोगों को ये पढ़ाया गया कि हाँ भाई लोगों के लिए जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, अब्राहम लिंकन की ये परिभाषा ये लोकतंत्र के बारे में चलती है, ये सामाजिक विज्ञान में ये लिखी हुई आती थी। हाँ, तो अब इसमें दिक्कत ये है कि शासन जनता के लिए होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जनता के द्वारा नहीं होना चाहिए, इसमें दिक्कत है। जनता के द्वारा नहीं होना चाहिए तो फिर किसके द्वारा होना चाहिए? हाँ, अब जैसे इसमें है ना, बहुत से लोगों को ये पचेगी नहीं बात है ना, क्योंकि उनको आदत नहीं है ये बात सुनने की जो मैं कहने वाला हूँ, क्योंकि उनको पढ़ाया ही गया कि नहीं डेमोक्रेसी ये है वो है, डेमोक्रेसी ये है वो है। बट जनता के द्वारा यूं नहीं होना चाहिए कि एक्चुअली स्थिति ये है, सच ये है कि जनता सही चीज चुनने में कैपेबल नहीं होती है। हमेशा हर दौर में बहुसंख्यक जो लोग थे, बहुसंख्यक का यहाँ पे अब क्या कि कुछ वर्डों में मीनिंग ही बदल गया। बहुसंख्यक मतलब लोग हिंदू लेते हैं, बहुसंख्यक मतलब जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, उसका जो बड़ा हिस्सा है जो वो हमेशा बेवकूफ़ होता है। वो जब तक थोड़ा आगे बढ़ता है तब तक बाकी के 10-20% और आगे ग्रो कर चुके हैं, दुनिया ग्रो कर चुकी होती है, वो खाली फॉलोअर भीड़ होती है वो, है ना। अब डेमोक्रेसी में जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपको खाली आधे लोगों का समर्थन चाहिए होता है, आधे भी नहीं, सबसे ज़्यादा लोगों का समर्थन चाहिए होता है। आपको चाहे 31% वोट भी मिले, लेकिन बाकियों को 25 मिले, किसी को 20 मिले, तो काम हो गया, आपका काम हो गया। अब आपको खाली 30% लोगों को अपने पक्ष में करना है, और सबसे इजी टारगेट कौन है जिनको अपने पक्ष में किया जा सकता है? जो लोग बेवकूफ़ हैं, जिनका खुद का कोई दिमाग नहीं, जिनका खुद का कोई दिमाग नहीं, वो सबसे गलिएबल लोग हैं कि उनको सबसे इजीली आप अपने साथ मिला सकते हो। उनको आप धर्म के नाम पे अपने साथ मिला लो, उनको आप जात के नाम पे अपने साथ मिला लो, उनको आप हजारों तरीके हैं, दारू पिला के अपने साथ मिला लो, पैसे दे के अपने साथ मिला लो। अपन एक इमेजिन करते हैं, मान लीजिए 100 लोग हैं कहीं पे एक डेमोक्रेसी में, अब वहाँ पे उनमें से 100 लोगों में से 70-80 लोग जो हैं बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ इन द सेंस कि मतलब कि उनका कोई वो जजमेंट नहीं है कि इसको वोट दूं इसको वोट दूं। उनमें से 30 लोग हैं वो तो देते हैं दारू के लिए वोट, बाकी जो 40 लोग हैं वो वोट देते हैं जाति के नाम पे, 20 लोग हैं वो वोट देते हैं धर्म के नाम पे, 10% लोग हैं वो इंटेलिजेंट है कि वो ये देखते हैं कि किसको वोट दूं किसको वोट नहीं दूं, वो जज करने हैं कि बट मेरे को लगता है जहाँ ये यहाँ तक पहुंचे तो उनका वोट को ज़्यादा कोई मायने नहीं, बट उन 10 लोगों का वोट मायने नहीं रखता। तो वो 10 लोग, उनको पता है कि मेरे वोट का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, तो वो वोट देने ही नहीं जा रहे। मतलब मैं वोट नहीं देता हूँ, 2-3 चुनाव हो गए मैंने वोट नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है कि अब कि उसका कोई मीनिंग नहीं निकलना है। सही बात। वो ऑलरेडी उन 70 लोगों को कन्विंस कर चुके होते हैं, उनमें से किसी ने 20 लोगों को कन्विंस कर लिया, किसी ने जाति के नाम पे, किसी ने 40 लोगों को कर लिया धर्म के नाम पे, वो ऑलरेडी करके वो एक नेक्सस अपना बना चुके हैं। तो उसमें उन 10% की कोई वैल्यू नहीं हो रही। अब तो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा जो दिक्कत ये है कि वो हर वोट की कीमत इक्वल करता है, जबकि हर आदमी इक्वल नहीं है। एक आदमी जो एक 50 रुपए के पौवे के लिए अपना वोट बेच रहा है, और एक आदमी जो इंटेलेक्चुअल है, पढ़ा लिखा है, जो सब कुछ समझ रहा है, उसकी वोट की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं है।
लेकिन डेमोक्रेसी में वो इक्वल है। अब डेमोक्रेसी खूबसूरती भी यही है कि वो सबको इक्वल मान रहा है, समानता का सबको अधिकार। समान, सबको, उस आदमी को भी अपनी राय देने का हक दे रहा है। ये उसकी एक तरह से खूबसूरती भी है, लेकिन ये उसकी ड्रॉबैक भी उसका यही है कि वो उस आदमी की वोट को भी उतना ही मान रहा है जितना कि उस आदमी के वोट को मान रहा है जो इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड है। तो अब हो क्या रहा है कि इस सिस्टम में इंटेलेक्चुअल्स जो है ना वो हाशिए पे हैं। आप देखते हो तो वोटिंग होती है 70-80%, 60-70% वोटिंग होती है हर चुनाव में। तो जो 20-30% जो इंटेलेक्चुअल है वो तो वोट देने ही नहीं आ रहा है, कि उसको पता है कि मेरे वाले वोट का कोई मीनिंग नहीं निकलना है। तो अब हो क्या रहा है, इसका दुष्प्रभाव क्या हो रहा है इस सिस्टम का, कि अब जो आपका नेता जो है ना उसको खाली उन लोगों को खुश करना है। वो लोग खुश कैसे होंगे? वो लोग खुश होंगे जब उनको फ्री का टीवी दिया जाएगा, फ्री का मोबाइल दिया जाएगा, फ्री का ये दिया जाएगा, फ्री का वो दिया जाएगा, सिलेंडर दे दिया। अब जो इंटेलेक्चुअल है वो समझ रहा है कि भाई फ्री का देने से नुकसान हो रहा है, उनको भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो पैसा कहाँ से रहा है, उन पे टैक्स दोगा वो। बट वो ये नहीं समझ पा रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं कि अरे भाई मेरे को फ्री का ये मिल गया, मेरे को फ्री का ये मिल गया, और नेता उनको बेवकूफ बना के, उन्हीं का पैसे लेके उन्हीं को बेवकूफ बना के उनका वोट ले लेता है, और वो बन जाता है सबका सर्वे सर्वा। अब वो जो नियम बना रहा है ना वो खाली 29% पे लागू नहीं हो रहे हैं जिन्होंने उसको वोट दिया था, वो 100% पे 100% पे लागू हो रहे हैं। और इस सिस्टम में जो एक्चुअल जो कैपेबल लोग हैं वो सब हाशिए पर है, और सारे जो नेता जो चुन के आ रहे हैं, आप देखो जो कोई एक आध अपवाद छोड़ दोगे तो बाकी जो नेता चुन के आ रहे हैं वो लीड करने लायक है नहीं। नेता बनने की आज के डेट में कोई भी योग्यता नहीं। आप चपड़ासी बनते हो तो भी योग्यता चाहिए होती है कि भाई ये 12वीं पास हो, 10वीं पास हो, ये हो। नेता बनने की कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। नेता बनने की एक एलिजिबिलिटी है कि क्या आप उतने लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो। आपको खाली एक ही कैपेबिलिटी चाहिए होती है। अपने संसद में चोर पहुंचे हैं, डाकू पहुंचे हैं, रेपिस्ट पहुंचे हैं, अपहरण करने वाले लोग पहुंचे हैं, माफिया पहुंचे हैं, अभी खालिस्तानी भी जो पहुंचे हैं, कश्मीर में जो अलगाववादी हैं जो कहते हैं इंडिया में नहीं रहना चाहते, संविधान को नहीं मानते, वो लोग पहुंचे हैं। वो क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि उनको खाली एक तबके को खाली अपने फेवर में करना था। उस चीज़ में वो माहिर थे। इस सिस्टम में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपको बेवकूफ़ लोगों को बेवकूफ़ बना के अपने साथ जोड़ना है। आपके पास झुंड हो गया और आप फिर जो है उसमें पहुंच जाते हो, चाहे आप योग्य हो चाहे नहीं हो। ये कितना खराब है इस देश के लिए कि एक ऐसा आदमी जिसने अपनी जिंदगी में सारे गलत काम किए हैं और अब वो जो है ना उस सिस्टम के ऊपर जाके बैठ गया। बट अभी आप देखोगे ना तो वही लोग पहुंच पा रहे हैं। अभी वही लोग पहुंच पा रहे हैं विधानसभा, लोकसभा, वही लोग पहुंच पा रहे हैं जो खराब लोग हैं। अच्छा आदमी तो पहुंच ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो उनको ये समझाने निकलेगा कि भाई ये जो फ्री वाला बांट रहा है ये गड़बड़ है। जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने अटल जी के टाइम हुआ था आई थिंक, पेंशन बंद कर दी थी। अभी लेकिन वापस यहाँ पे गहलोत जी को वापस चुनाव लड़ना है तो उनको लोगों को अपने पास अपने साथ जोड़ना है कि भाई लोग मुझे वोट देंगे। सीधी सी बात है ना, सिस्टम ये है कि लोग आपको वोट देंगे तो आप पहुंचोगे, तो आप बनोगे सीएम। अब लोग वोट आपको कब देंगे? जब आप लोगों को खुश करोगे। लोग खुश कैसे होंगे? तो उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लागू कर दी। ओल्ड पेंशन और बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे हैं भाई, बाकायदा कितनी जगह होर्डिंग लगे थे, हमने ओपीएस वापस लागू कर दिया। और उनके देखा उन्होंने यहाँ कर दिया तो बाकी जगह चुनाव है वहाँ पे भी प्रेशर आ गया उन पे कि भाई अपने को भी लागू करना पड़ेगा वोट लेने, तो क्योंकि उनको भी खुश करना है ना, उनको भी तो वोट लेने। तो अब जैसे कोई भी जो अच्छी चीज़ होती है ना, यहाँ पे कोई भी अगर दुनिया में चेंज होगा ना, उससे कुछ लोगों को नुकसान होगा, कुछ लोगों को फायदा होगा। तो जैसे ही कोई चेंज आता है उससे जो लोग इफेक्ट हो रहे हैं, जिनको नुकसान हो रहा है, वो तुरंत लामबंद हो जाते हैं। वो एक संघर्ष समिति बनाते हैं। जैसे जो ये संविदा पे लगे थे लोग, संविदा पे लगते हैं और फिर वो संघ बनाते हैं एक, और संघर्ष समिति बनाते हैं और जाके विधानसभा के बाहर बैठ जाते हैं, मैं पक्का करो, या विद्याधर स्टेडियम में आके बैठ जाते हैं, मैं पक्का करो। फिर गवर्नमेंट को वोट लेने, जो बंदा सीएम है पीएम उसको वोट लेने ना, वो उनके लिए आंसरेबल है तो वो उसको मतलब नहीं ना नुकसान हो रहा है देश का या फायदा हो रहा है, उसको तो उनसे वोट लेने, वो उनको पक्का करता है, उसके बाप का क्या जा रहा है। तो दिक्कत वही है दिक्कत ये डेमोक्रेसी मतलब ये उसको 5 साल बाद उससे वोट लेने, उनसे वोट लेने, मतलब उनको नाराज नहीं कर सकता वो। सिस्टम ये है आपके अकॉर्डिंग कि है ना यार, 40 फुट की मूर्ति और 1000 रुपए पेंशन से वो तो अपना काम सोल्व करके चला गया कि उसको तो 5 साल, उसको तो खाली घोषणा करनी थी ना। उसने तो घोषणा कर दी, उसका तो 5 साल का काम हो गया। ये लो जी 50 जिले हैं, अब तुमको 50 जिले, तुमको जिला चाहिए। वो तो बढ़िया रहा कि उस टाइम हमने ऑडिट वालों ने मांग नहीं की, हमारे गांव वालों ने मांग नहीं की भाई हमको जिला बनाओ। तो ऑडिट एक जिला होता आज। यस, सही कह रहे हो कि तुमको जिला चाहिए, लो तुम भी लो, तुमको जिला चाहिए, तुम बस वोट दे देना। वोट दे, नाराज क्यों करना है यार। तो अब जो भी इसमें क्या होता है कि आपकी सही मांग, गलत मांग, डेमोक्रेसी में आपकी हर मांग मानी जाती है। आप 20 लोग इकट्ठा होकर चले जाओ कहीं भी, आपकी मांग वाजिब है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। भीड़ का सब कुछ, अगर भीड़ है कि नहीं है, आप प्रेशर बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। डेमोक्रेसी जो सिस्टम है वो प्रेशर बेस्ड है। अगर भीड़ कितनी है, भीड़ है, आज कहीं पे कोई एक्सीडेंट हुआ, वहां पे अगर मान लो 50 लोगों की भीड़ होगी ना, वहाँ कोई नहीं कोई नेता आके धरने पे साथ में बैठ जाएगा, क्योंकि उसको उन 50 लोगों से वोट लेने। अब एक्सीडेंट में गलती किसकी थी पता नहीं, वो बोलेगा जी इसको सरकारी नौकरी दो और 50 लाख मुआवजा दो। हर जगह होता ही है।
तो क्योंकि नेता को उससे वोट ले, नेता को फर्क नहीं ना, गलती इसके उसके उसका मतलब नहीं है, उसको अपना काम निकालना है, उनको खुश करना है। तो जब तक अगर जो आपका पॉलिसी मेकर है, जो आपकी पॉलिसी बना रहा है कि भाई ये ओपीएस होना चाहिए कि न्यू पेंशन होना चाहिए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जो पॉलिसी मेकर है वो जब तक जनता के आंसरेबल है ना, तब तक चीज़ें चेंज नहीं होंगी। वो चीज़ें चाहे फायदेमंद है चाहे नुकसानदेह हैं, वो चल रही हैं और वो चलती रहेंगी, क्योंकि कोई भी सरकार उसको छेड़ के रिस्क नहीं लेना चाहती लोगों को नाराज करने का। और जैसे एक फॉर एग्जांपल जैसे आपको पेंशन का बता रहा हूँ, अभी जैसे अपन ओपीएस की बात कर रहे थे, तो पेंशन की बात बताता हूँ आपको। राजस्थान यूनिवर्सिटी का टोटल बजट था यूनिवर्सिटी का 400 समथिंग करोड़। एक तो ये आंकड़े, इतने बड़े बड़े आंकड़े जो होते हैं 400 करोड़ 600 करोड़, ये जाता कहाँ है पैसा? अब सुनो कहाँ जा रहा है, यही मैं बता रहा हूँ कि वो कहाँ जा रहा है। उस 400 करोड़ के लगभग का कुछ बजट था उनका, 400 समथिंग का था, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं। उसमें से 182 करोड़ पेंशन में जा रहे हैं, आधा हिस्सा लगभग वो पेंशन में जा रहे थे। वो कहाँ जाने चाहिए? वो एजुकेशन पे खर्च होने चाहिए, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने पे खर्च होना चाहिए। यस, वो कहाँ जा रहा है? पेंशन में जा रहा है। ये तो खाली एक छोटा सा एग्जांपल है खाली राजस्थान यूनिवर्सिटी का। बाकी अगर टोटल ऑल ओवर इंडिया की बात करूँ तो लगभग अराउंड 4 ट्रिलियन रुपए, 4 लाख करोड़ रुपए इंडिया में हर साल पेंशन पे जा रहे हैं। और कितने लोग पेंशनर हैं इंडिया में पता है आपको? इंडिया में 66-67 लाख पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन पे जा रहा है पैसा ये। और इंडिया पूरे वर्ल्ड में 100 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन नहीं है 67 लाख। यानी कि एक देश को तो हम पेंशन के रूप में पाल रहे हैं। अब लोग बोलेंगे कि जो सुनने वाले कि पेंशन में तुमको क्या दिक्कत है, पेंशन तो मिलनी चाहिए उसको। भाई पेंशन मिलनी चाहिए, इतनी मिलनी चाहिए। अब इसमें मेरी मम्मी भी पेंशनर है, मेरी मम्मी को भी पेंशन मिलती है, तो ऐसा नहीं कि मुझे उससे कोई नुकसान नहीं होगा अगर वो बंद होती है तो। बट एक लॉजिकल बात अपन करें अगर मान लो तो पेंशन मिलनी चाहिए, बट पेंशन आपको उतनी मिलनी चाहिए जितने में आप एक बेसिक सर्वाइव कर सको, है ना। अब जो आदमी अपनी जिंदगी जी चुका है, जो आदमी 70 साल का हो गया है, उसकी वो जिम्मेदारियां पूरी कर चुका है, वो अपने बेटे बेटों की शादी कर चुका है, अपना मकान बना चुका है, अपनी जिम्मेदारियों से वो मुक्त हो चुका है, रिटायर हो चुका है, वो या उसके ऊपर नहीं है अब जिम्मेदारी। और जो बंदा अभी जॉब लगा है, जो बंदा आज 24, 25, 30 साल का है, जो जॉब लगा है आज, बंदा गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया, उसकी बहन की शादी करनी है, उसको खुद की शादी करनी है, उसको घर बनाना है, उसको बच्चे को पढ़ाना है, उसके सपने हैं, उसको घूमने जाना है, उसको लाइफ में कुछ करना है, सब कुछ ही करना है। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? जो बंदा आज ज्वाइन होता है ना, उसका मैं एग्जैक्ट तुम अभी का नहीं बोल रहा हूँ, मुझे 1-2 साल का पता नहीं होगा, बट जनरली अभी जो राजस्थान गवर्नमेंट में जो जॉब लगता है उसका 2 साल प्रोबेशन पीरियड रहता है, उसमें उसको पैसे मिलते हैं 14,200 रुपये महीने का 14,200 रुपये मिलते हैं उसको 2 साल तक। फिर उसके जाके 27,000 मिलते हैं। ये मैं नॉर्मल जो शायद 2800 ग्रेड पे वालों की बात कर रहा हूँ। अब उसको मिल रहे हैं जिसकी इतनी जिम्मेदारियां हैं, जिसके ऊपर उसको बच्चे पालने हैं, उसको घर बनाना है, उसको बहन की शादी करनी है, उसको खुद की शादी पढ़ाई का अपना खर्चा उतारना है, पूरा खुद की शादी करनी है, उसको गवर्नमेंट दे रही है 14,200 रुपये। और जो बंदा पूरी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर चुका है, रिटायर हो चुका है, उसके बच्चे 35-35 साल के हो चुके हैं, उसको गवर्नमेंट दे रही है 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, 70,000 रुपये, 80,000 रुपये पेंशन में। तो अब किसको ज्यादा पैसों की जरूरत है? उस युवा पैसे को किसको मिलने चाहिए? युवा को है पैसे उस युवा को मिलने चाहिए, या वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होने चाहिए, नए लोगों के एजुकेशन पे खर्च होने चाहिए। और वो जो 50-60,000 रुपये उसको मिल रहे हैं ना, उससे क्या हो रहा है पता है? उसके कुछ खर्चे हैं नहीं। वो बंदा क्या कर रहा है? उन 50-60,000 रुपये जो मिल रहे हैं उससे या तो उसके बेटे ऐसे कर रहे हैं जो कुछ कमा नहीं रहे, या फिर वो उन पैसों को इकट्ठा करके उनसे क्या कर रहा है? प्लॉट लिए जा रहा है। तो आप अपने आसपास देखोगे ना, तो हर जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा था या कर रहा है उसके 10-10 प्लॉट है। yes. और बाकी जो आदमी है वो एक प्लॉट लेने के लिए घर एक पूरी जिंदगी वो संघर्ष कर रहा है। yes. तो किसको ज्यादा जरूरत है भाई? जिसके पास 10 प्लॉट है उसको एक अच्छा उसकी इनकम वहां से भी आ रही है, जो 10 उसने फ्लैट बना रखे उनका भी किराया आ रहा है। yes. और एक बंदा है जो जिंदगी में किराया भरता ही मर रहा है। तो ये जो दिक्कत है ना, ये पेंशन से मुझे जो आपत्ति है वो ये है कि पेंशन एक प्रोपोर्शन होना चाहिए कि भाई इससे ज्यादा पेंशन नहीं मिलेगी। एक अच्छा दवाइयों का चाहिए, बुढ़ापे में आदमी किस चीज के लिए चाहिए? दवाइयों को चाहिए, वो तो गवर्नमेंट वैसे दे रही है, RGHS है जिसमें फ्री है, इलाज तो फ्री हो रहा है उसका बंदे का। तो उसको किस लिए चाहिए 70,000 रुपये या 50,000 रुपये? किस लिए चाहिए उस बंदे को? सही बात है। उस बंदे को चाहिए जो अभी जिंदगी शुरू कर रहा है अपनी, तो अपना पैसा गलत जगह जा रहा है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ 4 ट्रिलियन रुपीज, कितना बड़ा अमाउंट है ये हर साल पेंशन में जा रहा है। और इसकी वजह से रियल एस्टेट के भाव बढ़ रहे हैं। रियल एस्टेट जब बढ़ता है तो हर चीज में महंगाई बढ़ती है। रियल एस्टेट और ट्रांसपोर्टेशन 2 ऐसी चीजें हैं जो महंगी होती है, तो हर चीज महंगी होती है। तो इस वजह से अपने यहाँ देखोगे ना तो जीवन मुश्किल हो गया है आम आदमी का, क्योंकि महंगाई तो इतनी बढ़ चुकी है। आज एक नॉर्मल यहाँ पे आप जयपुर में मकान खरीदने जाओ, एक बंदा मकान खरीदने जाए, नॉर्मल मकान खरीदे 1 करोड़ रुपए का आता है। ड्रीम हाउस नहीं आता है 1 करोड़ रुपए का, नॉर्मल जो रहने लायक मकान आता है 100 गज का।
तो 1 करोड़ रुपए कमाने में आदमी की 14,000 रुपए जिसकी सैलरी, वो 1 करोड़ रुपए कभी इकट्ठा कर लेगा? कभी नहीं कर पाएगा वो तो। इस पे कोई बात नहीं कर रहा है, कहीं कोई बात नहीं होती, कोई किसी को आपत्ति नहीं है कि यार ये पेंशन में इतना पैसा क्यों जा रहा है, कोई बात, क्योंकि कोई भी जैसे ही अगर पॉलिटिशियन बात करेगा कि पेंशन पे इतना पैसा जा रहा है भाई इसको बंद करो, वैसे ही क्या होगा, लोग नाराज होंगे जो पेंशन, वही वोट बैंक की 67 लाख लोग वोट नहीं देंगे उसको, 67 लाख वोट नहीं देंगे तो वो वोट बैंक टूट जाएगा, वो बनेगा ही नहीं पॉलिसी मेकर। पॉलिसी मेकर तब बनेगा जब वो लोगों को खुश करने वाली बात करेगा। जैसे अभी बात चल रही है जातिगत जनगणना की, अब इधर तो हम जातिवाद खत्म कर रहे हैं, इधर हम जाति के बेस पे जनगणना करा रहे हैं, लेकिन एक पार्टी ने बात की जातिगत जनगणना की, लोगों का बढ़िया रिस्पॉन्स है कि हाँ होनी चाहिए। तो पहले जो पार्टियां विरोध में थी, बीजेपी वगैरह पहले विरोध में थी कि नहीं जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, जातिवाद बढ़ता है इससे, घटता नहीं है। लेकिन उस पर जिस पार्टी ने बात करी उसका मतलब पॉपुलैरिटी बढ़ी, तो उनको लगा नहीं यार अपन पीछे रह रहे हैं, अपन क्यों नाराज कर रहे हैं लोगों को, बोले अब वो भी बोले हाँ हाँ जातिगत जनगणना होनी चाहिए। पर जातिगत जनगणना तो ये तो उनके लिए हो ज्यादा आसान हो जाएगा, अब की इतने लोग इस जाति के, इतने लोग इस जाति के, तो टारगेट करना उनका इजी है, उनके लिए तो इजी हो जाएगा, और ज्यादा इजी हो जाएगा उनको बेवकूफ बनाना, ग्रुपिंग करना, उनको पता लग जाएगा देश का कितना नुकसान होगा ना यार। देश ऑलरेडी जातियों में बंटा हुआ है, उसको और ज्यादा वो परमानेंटली बांट रहे हैं। यस, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, वोट की राजनीति है, वोट की राजनीति है। तो ये जो दिक्कत है ना, ये पार्टियों में नहीं है। अगर पार्टी अच्छा भी काम करना भी चाहती है, मान लीजिए अटल जी ने ये काम करना चाहते थे कि नहीं यार पेंशन को बंद करो, लेकिन क्या वो सही हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, वापस उसको रिवर्स कर दिया जाएगा। तो ये दिक्कत डेमोक्रेसी की है, ये डेमोक्रेसी में दिक्कत है। जिस पेंशन की अपन ने बात करी है, तो आप अगर सिर्फ पेंशन बंद कर देने से इतना लफड़ा हो जाता है, इतना चीजें हो जाती है, तो अगर हमने कभी ये बात कर ली कि साहब इस आरक्षण को बंद करो, तो मेरे को तो लगता कभी ऐसा हो भी पाएगा। तो कहाँ हो रहा है, 70 साल से कहाँ बंद हो रहा है, जबकि पता तो सबको है ना। अब तो जो अपन बात कर रहे थे इंस्टीट्यूशन इनकेपेबिलिटी की, जो अपन बात कर रहे थे, तो इंस्टीट्यूशन में इनकेपेबल लोग इसी वजह से तो आ रहे हैं भाई। जो बंदा माइनस में नंबर लाया है, अगर वो बंदा अगर मान लो कि टीचर बना है, वो आगे बच्चों को क्या पढ़ाएगा, तो उससे पूरी जनरेशन खराब हुई है। जो अपना एजुकेशन सिस्टम इनकेपेबल है, या बाकी जो अपनी इंस्टीट्यूशंस है वो इनकेपेबल है, चाहे अपन पुलिस की बात कर लें, चाहे अपन जिसकी भी बात कर लें, किसी भी सेक्टर की तो बात इनकेपेबल क्यों है? क्योंकि वहां पे केपेबल लोगों की बजाय उनको वरीयता दी गई जो केपेबल नहीं थे। एकदम सीधी सिंपल सी बात है, एक 5 साल के बच्चे को समझ में आ जाए, समझ में सबको आ ही रही है। बट लेकिन शेर के मुंह में कौन हाथ डाले? सही बात है। अगर हल्का सा कोई हिंट भी देता है, मान लो ऐसा बोल भी देता है, तो भी भाई साहब वो चुनाव जीतने का भूल ही जाओ चाहे, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पब्लिक को आरक्षण मिला हुआ है, तो वो उसके पक्ष में। तो जो ये आरक्षण है 70 से ज़्यादा साल हो गए अब तो इतना टाइम लगता है क्या कि यार किसी एक हिस्से का विकास होने में 70 से ज़्यादा साल लग जाते हैं, फिर भी उसके बावजूद भी उनको अभी भी अब वो मैटर नहीं करता ना कि विकास हुआ कि नहीं हुआ, अब तो वो वोट बैंक है ना। अब क्या होता है कि अब उसको वो 10-20 साल बाद उसको रिन्यू करना होता है, तो रिन्यू करना होता है तो क्या होता है, रिन्यू करने का प्रोसेस क्या है कि भाई ठीक है, एक है ना रिव्यू कमेटी बनाओ, और रिव्यू कमेटी का वही रिजल्ट आता है जो उनको रिजल्ट चाहिए होता है, जो उनको रिपोर्ट लिखवाने तो वही रिपोर्ट है, रिपोर्ट ये आती है कि नहीं अभी भी डेवलपमेंट हुआ नहीं है, और वापस उसको रिन्यू कर दिया जाए 20 साल के लिए, वापस 20 साल के रिन्यू हो जाता है। तो ये एक रिपोर्ट बनानी होती है, 20-15 लोगों की, 10 लोगों की कमेटी बनती है, कमेटी से कुछ भी रिपोर्ट बनवा लो यार। तो मतलब उस पर्टिकुलर एक चीज के लिए तो इतने सजग हैं, तो ये सजगता इसमें क्यों नहीं है कि यार देश में चीजें सही नहीं चल रही उसके प्रति कि नहीं यार गोल पूरे नहीं हो रहे, इन पे काम करो। उस पर क्यों करें ना, उससे किसको मतलब है, उससे कौन वोट दे रहा है? बट देश तो बनाना है, उससे कौन वोट दे रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ अभी की, जैसे अपन अभी जो मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, अभी की जो रिसेंट गवर्नमेंट है, इसमें अपन बात करते हैं, इसमें अगर मैं कहूँ कि सबसे बढ़िया काम किसने करा है, सबसे बढ़िया काम जो है वो हुआ है एस जयशंकर की तरफ से, जो कि भारत के भी फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री है। तो पहली बार इंडिया की खुद की विदेश नीति है। इससे पहले इंडिया विदेश नीति में फॉलो करता था या तो अमेरिका को, कभी रूस को, वो जो कहते थे कि हाँ मतलब पहले अपन रूस की गोदी में थे, फिर थोड़ा सा अमेरिका, मतलब थोड़ा गवर्नमेंट चेंज होती तो इधर उधर थोड़ा अपन टिल्टेड हो जाते थे। पहली बार इंडिया का अपना स्टैंड था, जब यूक्रेन रशिया वॉर हुआ तो अमेरिका ने कहा कि रशिया से तुमको तेल नहीं लेना है, तो एस जयशंकर ने यह कहा कि वेस्ट हमको नहीं बताएगा हमको क्या करना है क्या नहीं करना, हम वो करेंगे जो हमारे हित में होगा। फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी अच्छा खासा काम हुआ, पॉजिटिव काम हुआ है काफ़ी हद तक। बट क्या फॉरेन पॉलिसी में जो काम हुआ उसके बेस पे मोदी जी गवर्नमेंट बन सकती है, वापस वोट देंगे लोग? नहीं। वोट किस बेस पे देंगे? वही जो धर्म के नाम पे देंगे, धर्म के नाम पे अपने तो फिर जब चुनाव आता है तो वो कौन सा कार्ड निकालते हैं? हिंदू वाला ही निकालते हैं। निकालना पड़ेगा ना भाई बंदे को वापस, अगर गवर्नमेंट में आना तो वो बोले कि नहीं हमने को विदेश फॉरेन पॉलिसी में ये कर दिया वो कर दिया, तो कर दिया होगा ना, हमको क्या करना भाई? हमारी जाति के कितने लोगों को टिकट दिया वो बताओ। यस, या मंदिर बना के नहीं, मंदिर बना के नहीं बना ये बताओ। तो हमको तो उससे मतलब है ना। तो जैसे चुनाव आते हैं उनको चुनाव जीतने के लिए उनको मंदिर बनाना पड़ा, लास्ट में तो मंदिर ही बनाना। क्यों? क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है वो वोट उस बेस पे ही दे रहे हैं। तो बेसिकली
ऐसा कह सकते हैं अपन कि हम सरकार बना रहे हैं, देश नहीं बना रहे। अपन नहीं बना रहे होते, मेजोरिटी ऑफ पीपल सरकार बना रहे रहे होते, हम तो सिर्फ उसमें, अपन नहीं बना रहे होते, अपन उसमें बागी, मैं तो वोट ही नहीं दे रहा हूँ, हम तो बली हैं, हमारी तो बली लगती है। अपना तो अपन वोट देंगे तो उसका कोई रिलेवेंस ही नहीं ना। अब देखो लोग फालतू ही बातें करते हैं कि अच्छे लोग क्यों नहीं आते राजनीति में। भाई अच्छे लोगों को वोट कौन दे रहा है? सही बात है। अच्छे लोग चुनाव में लड़ने लग जाए, वोट खड़े हो जाए, तो उनके वोट है नहीं भाई, उनके वोट ही 5-10% है। तो अच्छे लोग कभी भी डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में कभी भी अच्छे लोग कभी भी सत्ता में नहीं आएंगे, जो एक्चुअल में कैपेबल हों या जो एक्चुअल में सही निर्णय ले पाए, अच्छे निर्णय ले पाए, जो देश के लिए फायदेमंद निर्णय ले पाए। अभी वो लोग सत्ता में आते हैं जो लोगों को खुश करने वाले निर्णय ले पाए। देखो दोनों में डिफरेंस है। जनता को खुश करने वाले डिसीजन और जनता के लिए फायदेमंद डिसीजन, दोनों में वो डिफरेंस है। अभी डेमोक्रेसी में डिसीजन कौन से लेते हैं? जो जनता को खुश करते हैं, वो उनके लिए फायदेमंद नहीं होते हैं, है ना। जनता के लिए फायदेमंद डिसीजन लिए जाएंगे, वो जनता को खुश करने वाले नहीं होंगे कभी भी, वो उससे जनता नाराज होगी। तो जनता को नाराज करने का रिस्क नहीं लिया जाएगा, डेमोक्रेसी में कभी भी नहीं लिया जाएगा। और डेमोक्रेसी जो है, इसको एक होलिका बना दिया गया, पवित्र बना दिया गया। अब जो अपन ये बात भी कर रहे हैं तो लोगों को आग लगेगी, लोग इसके खिलाफ कुछ मत बोलना, डेमोक्रेसी पे कैसे बोल सकते हो तुम। तो जैसे मेरे को तो लोग ये भी बोलेंगे तुम तो राजतंत्र के समर्थक हो। भाई मैं राजतंत्र तो इससे भी घटिया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राजतंत्र, मैं डेमोक्रेसी को खराब बता रहा हूँ। इसमें ये नहीं कि राजतंत्र को बढ़िया बता रहा हूँ। डेमोक्रेसी को खुद भीमराव अंबेडकर ने गलत बताया है, उसकी आलोचना की है। लेकिन हम वो वाला पार्ट भीमराव अंबेडकर का मानना ही नहीं चाहते, हमें पढ़ाया ही नहीं गया, हमें बताया ही नहीं गया, वो हिस्सा ही निकाल दिया, वो हिस्सा ही हमें कभी नहीं बताया गया। इवन खुद संविधान के बारे में, अब संविधान को भी जैसे बहुत होलिका बना दिया गया, संविधान को एक पवित्र किताब बना दिया गया, जैसे कुरान है, गीता है, उसकी पूजा की जाती है कि संविधान दिवस मनाया जाओ। ये भाई संविधान लोगों के लिए है, लोग संविधान के लिए नहीं है। संविधान पे डिबेट होनी चाहिए, संविधान की आलोचना होनी चाहिए, संविधान पे बात होनी चाहिए, संविधान में सुधार होने चाहिए। क्योंकि परिस्थितियां बदल रही है, संविधान भी अपग्रेड होना चाहिए। जब आप किसी चीज़ को पवित्र बना लेते हो कि भाई हमारी जो ये धार्मिक किताब है, ये तो भाई सबसे पवित्र है, इसमें कुछ चेंज की जरूरत नहीं है, तो सुप्रीम है, तो फिर उसमें चेंजेस नहीं होते और वो आउटडेटेड हो जाती है। या फिर आप उसको मानते मानते वहीं रह जाते हो उसी जमाने में। तो अंबेडकर जी ने तो खुद ने ये कहा है कि भाई संविधान जो है, ये अगर सही काम नहीं करे तो इसको फाड़ के फेंक देना चाहिए। उसको फाड़ के फेंकने वाला मैं होऊंगा पहला बंदा। जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है वो ये कह रहे हैं, और तुम लोगों ने उसकी पूजा करना शुरू कर दिया संविधान की। संविधान के बारे में कुछ मत कहो, उसके तुम आलोचना कर रहे हो तो तुम देशद्रोही हो। तो जब किसी चीज़ को पवित्र बनाने की जरूरत नहीं होती है, उसको अपग्रेड करने की जरूरत होती है। डेमोक्रेसी में कई सारे फ्लॉज हैं, हमें उन पर बात करनी होगी कि उनमें क्या सुधार किया जा सकता है, या डेमोक्रेसी की जगह क्या और बेटर सिस्टम लाया जा सकता है। और ये रिप्लेस होगी भाई, इससे बेटर व्यवस्थाएं आएंगी बिल्कुल, लेकिन वो तब आएंगी जब आप उसकी तरफ कोशिश करोगे, आप इसको इंप्रूव करने की कोशिश करोगे और ये एक्सेप्ट कर, ये मानोगे कि हाँ भाई डेमोक्रेसी बेस्ट नहीं है, ये बेटर है, जो अवेलेबल है उनमें ठीक है, बढ़िया है ये, अभी अपने पास जो सिस्टम ऑप्शन अवेलेबल है उनमें ये ले देके, बट अपने को इसको इंप्रूव करना है, इसको और आगे लेके जाना है, इसमें और नई व्यवस्थाएं लानी है। बट क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास जो अवेलेबल है हम उसी को बेस्ट मान लेते हैं? हाँ, कि अरे उस सरकार से तो बढ़िया ही है ना, कम से हाँ, अपन उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। संतुष्ट होने में तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है कि यार डेमोक्रेसी है, अब जब तक नहीं है तो डेमोक्रेसी से काम चलाना पड़ेगा। बट यार मुझे दिक्कत इस बात से कि उसकी कोई आलोचना नहीं कर रहा है इस बात की, उस पर बात तो हो, उस पर बात तो, उसकी कमियों पे बात होनी चाहिए यार। अपन ये मान के बैठ जाएंगे बस ये हो गया, अब नहीं करना है कुछ भी, ये हो गया बेस्ट है भाई, तो फिर अपन कैसे सुधार कर पाएंगे? बेस्ट फिर अपने 70 साल से मिल रहा है, ये मिलेगा, यही बेस्ट है। और डेमोक्रेसी बेस्ट नहीं है, ये लोग मानेंगे नहीं, बट मैं ये प्रूव कर सकता हूँ। डेमोक्रेसी आज से 2000 साल 2500 साल पहले आ चुकी है और तब भी नहीं टिकी थी और अब भी नहीं टिकेगी, देख लेना आप। जहाँ पे भी डेमोक्रेसी आती है लास्ट में वहाँ पे तानाशाही आ जाती है ना। हाँ, जिन भी कंट्रीज में आप देख रहे हो क्यों आ जाती है, क्योंकि डेमोक्रेसी इज ए फेल्ड सिस्टम। एक बार के लिए वो सुंदर सुहावना लगता है सुनने में कि भाई हमारा राज आ गया, जनता का राज आ गया, बट एक्चुअल में वो जाके 70-80-100 सालों में वो फेल होती है हर जगह। बट इंडिया के लिए, या हाँ इंडिया के लिए बात कर रहे हैं अपन, जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, क्या वो सिर्फ एक पर्दा है, अंदर है वो तानाशाही? नहीं, तानाशाही नहीं है इंडिया में। इंडिया अभी डेमोक्रेसी का पीक है इंडिया में। पिछले जो 20-30 सालों में जो इंडिया में जो डेमोक्रेसी रही है वो काइंड ऑफ बेस्ट वर्जन ऑफ डेमोक्रेसी है। अभी चेंज हो रही चीजें, बट अभी डाउनफॉल होगा। हाँ, डाउनफॉल हो गया, तो उसी पे एक एग्जांपल, अब तानाशाही आएगी आगे 20-30-50 सालों में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी आ जाएगी अगले साल 5 साल में, बट 20-30-50 सालों में, क्योंकि जनता इसको चेक करती है, फिर तब उसको 20-30-70-80-100 साल 200 साल में पता चलता है कि नहीं ये फेल्ड सिस्टम है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ आपको, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी का एग्जांपल अपने को मिलता है एथेंस में, ह्यूमन हिस्ट्री में। एथेंस में आज से 2500 साल पहले, लगभग 2500 साल पहले, 500 BC के अराउंड वहाँ पे डेमोक्रेसी आई थी। वो वहाँ पे सिस्टम रहा, वैसे तो 400 सालों तक रहा, बट बीच में कभी 50 साल नहीं रहा, फिर वापस 20 साल रहा, वापस
लगभग 180 साल के लगभग वो उन 400-500 सालों में रहा वो लगभग। बट 180 साल के बाद वहाँ पे फिर जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, जो सिकंदर था, उसका बाप था फिलिप ने वहाँ पे लास्ट में वहाँ पे कब्जा कर लिया, क्योंकि एथेंस उस डेमोक्रेसी की वजह से इतना कमजोर हो चुका था कि उस पर इजीली वहाँ पे कब्जा कर लिया गया। क्योंकि डेमोक्रेसी में लोग आपस में लड़ रहे थे, कोई सिस्टम, कोई कुछ चेंज नहीं हो पा रहा था, कुछ अपग्रेड ही नहीं हो पा रहा था, कुछ डिसीजन ही नहीं लिया जा रहा था, जो सही डिसीजन वो लिए नहीं जा रहे थे। तो उससे क्या हुआ कि एथेंस कमजोर हो गया, जबकि एथेंस उस टाइम सबसे इंटेलेक्चुअल कंट्री था। बट वो इतना कमजोर हो गया कि बिना रेजिस्टेंस के फिलिप ने वहां पे कब्जा कर लिया। फिर सिकंदर ने फिर दुनिया पे कर लिया, वहां पे फेल हुई। रोम में रिपब्लिक था, डेमोक्रेसी नहीं थी, बट काइंड ऑफ उसको अपन डेमोक्रेसी ही मान लेते हैं, मान लो। तो रोम में डेमोक्रेसी आई उसी टाइम, लगभग 400 BC के अराउंड वहाँ पे डेमोक्रेसी आई। वहाँ पे भी आती जाती रही, बीच में राजशाही आई, बीच में ये आया, बीच में ये आया। और उसके बाद वहाँ पे इतनी बुरी तरह फेल हुई वहाँ पे डेमोक्रेसी कि पूरा रोम एक टाइम रोमन एम्पायर था जो पूरा टूटने की कगार पे आ गया। फिर जो जूलियस सीजर ने वहाँ पे वापस जो है डेमोक्रेसी खत्म की। जूलियस सीजर ने कंप्लीटली नहीं की थी, वो डेमोक्रेसी के नाम पे राजा था, मतलब जिसके नाम पे जुलाई मंथ चलता है, अपने जो कैलेंडर में जुलाई मंथ चलता है, जूलियस सीजर जो था उसने वो काइंड ऑफ खत्म कर दी थी। पर उसके बाद जब वो मरा, उसके बाद उसका जो उत्तराधिकारी बना ऑगस्टस, जिसके नाम पे अगस्त चलता है अपने महीना जो चलता है, ऑगस्टस जो था, उसने कंप्लीटली खुद को राजा मतलब वहाँ पे। तो वो लास्ट डेमोक्रेसी चली गई थी। यह है ईसा के जन्म से पहले की बात, यानी आज से 2000 साल पहले की बात। और डेमोक्रेसी तब इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई थी कि 2000 साल तक किसी ने डेमोक्रेसी का नाम ही नहीं लिया, और वैसे ही वापस फ्लॉप हो गई डेमोक्रेसी। लेकिन उस टाइम जब लोग डेमोक्रेसी में थे तो उनको ये लग रहा था कि हमने पता नहीं क्या ही इन्वेंट कर लिया। उस टाइम भी लोग यही मान रहे थे, रोम के और एथेंस के, कि हमने बेस्ट वर्जन बना लिया है। बट इट फेल्ड, क्रैक कर लिया, एंड इट विल फेल अगेन। बट वो फेल होए उससे पहले हमें कुछ बेटर ऑप्शन तैयार करके रखना है। नहीं तो वापस राजशाही नहीं आए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वापस राजतंत्र आए उससे, या तानाशाही आए, उससे पहले हमें एक बेटर सिस्टम बना के तैयार करना है। यस। तो क्या आपको लगता है कि जो डेमोक्रेसी में ग्रोथ की स्पीड है वो धीरे होती है? और अगर धीरे भी होती है, अपन मान लेते हैं, तो और देशों में भी तो डेमोक्रेसी है, वहाँ तो व्यवस्थाएं अच्छी है, वहाँ आम आदमी के पास पैसा भी है, उसको सुविधाएं भी मिल रही है, वहाँ पे नई नई चीज़ें रोज़ रोज़ घट रही है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा। तो इसका जैसे डिटेल में समझने के लिए ना अपन थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ऐसे कि वहाँ वाली डेमोक्रेसी में अपने वाली डेमोक्रेसी में डिफरेंस क्या है। तो एक आपने बात कही कि भाई कि सबकी राय ली जाती है, इस वजह से प्रोसेस धीरे हो जाता है। या तो राय लिया जाना अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं डेमोक्रेसी इसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि भाई सबकी राय क्यों ली जा रही है। बट मेरा कहना ये है कि सब लोग राय देने में कैपेबल भी तो होने चाहिए। राय मांगी जाए उनसे पहले, उससे पहले ये मेक श्योर करना जरूरी है कि वो राय देने कैपेबल है कि नहीं। उनका वोट लिया जाए कि देश कौन चलाएगा, पॉलिसी कौन बनाएगा, ये डिसाइड उनको करने दिया जाए। बट इससे पहले वो कैपेबल तो हो डिसाइड करने में। वोट देने की भी है ना, कि हालांकि ये करते ही फिल्टर लगाते तो फिर पूरा डेमोक्रेसी का मीनिंग भी खत्म हो जाता है। बट वोट देने की भी एक एलिजिबिलिटी तो होनी चाहिए कि ये आदमी वोट देने लायक है, ये वोट देने लायक नहीं है। 18 साल है, कर रखी, एज क्या मैटर करती है ना, है ना। बट हालांकि ये फिल्टर कर पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, मतलब ये प्रैक्टिकल नहीं है। बट फिर भी अपने एक आइडियल सिचुएशन पर अगर बात करें तो उसकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट तो होनी चाहिए ना, कि आप वोट दे रहे हो, आप पूरे देश की पॉलिसी मेकर आप चूज कर रहे हो, तो आप वो चूज करने लायक तो हो कम से कम। पहले आप जाके एक दारू के पौवे के चक्कर में वोट दे के आ गए, आप किसी भी 500 रुपए के लिए दे के आ गए, तो एलिजिबिलिटी, मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। प्लस जैसे, हालांकि ये भी डेमोक्रेसी का मीनिंग खत्म कर देता है, बट हर वोट की कीमत इक्वल है अगर, तो फिर मीनिंग क्या है? अगर एक बंदा जो जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल ये है और एक बंदा जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल ये है, अगर इनकी वोट की कीमत दोनों की एक ही है, तो फिर ये भी कहीं ना कहीं इस बंदे के साथ तो फायदा है, बट इस बंदे के साथ ये अन्याय है। बट ये तो चलो आपका वोट वाला काम हो गया। तो ये इस पे, हाँ, तो इस पे जो आपके सवाल पे अपन वापस आगे बढ़ते हैं, तो ये तो इसमें अपन अब पीछे चलते हैं कि उनकी डेमोक्रेसी में अपनी डेमोक्रेसी में डिफरेंस क्या है। वहाँ जो डेमोक्रेसी है, जैसे अपन इंग्लैंड की बात करते हैं, ठीक है, 12th सेंचुरी में वहाँ पे मैग्ना कार्टा से, 13th सेंचुरी मान लो 1200 समथिंग में आई थी मैग्ना कार्टा जो हुआ था, वहाँ से वहाँ पे डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है। तो वहाँ पे डेमोक्रेसी कैसे आई कि वहाँ पे ऐसे नहीं कि एक दिन में उनको बोल लो जी आज से डेमोक्रेसी है। वहाँ ग्रेजुअली डेमोक्रेसी आई। वहाँ राजा था, राजा के पास सारी पावर थी। फिर मैग्ना कार्टा होता है तो वहाँ पे कुछ पावर वहाँ पे एक संसद बना के उसको दी जाती है। फिर 40-50 साल बाद कुछ थोड़ा सा और पावर दी जाती है, फिर 20-30 साल बाद और कुछ पावर दी जाती है, फिर और ऐसे करते करते वहाँ आज जो डेमोक्रेसी जिस फॉर्म में अपन देख रहे हैं ना, वो 800 सालों में ग्रेजुअली बढ़ी है, ग्रेजुअली आई है वो डेमोक्रेसी। आज राजा के राइट्स वो थोड़े मिनिमम हो गए, काफ़ी मिनिमम हो गए। पार्लियामेंट के राइट्स, पार्लियामेंट के बाद ज़्यादा पावर है।
पावर जो शिफ्ट हुआ है ना वो एकदम से नहीं हुआ है कि एकदम से आज 15 अगस्त 1947 से हम डेमोक्रेसी है, ऐसा नहीं हुआ वहाँ पे। 800 सालों की प्रोसेस लगी है वहाँ पे आने में। तो वहाँ पे जो जनरेशन्स भी है ना वो उस वे में मेच्योर हुई हैं। वो उनको पहले कम पावर थी, फिर ज़्यादा पावर थी, तो उनको साथ साथ में वोटिंग करना भी आ गया, राइट्स लेना भी आ गया, प्लस वहाँ पे राइट्स लिए हैं उन लोगों ने, राजा से राइट्स लिए गए हैं वहाँ पे, उनको दिए नहीं है किसी ने। अब उनमें अपने में डिफरेंस क्या है कि अपने को एक दिन में डेमोक्रेसी दे दी गई कि लो जी 15 अगस्त 1947 रात 12 बजे से तुम जानो तुम्हारा काम जाने। उससे पहले ये क्या था, राजतंत्र था यहाँ पे, और अचानक यहाँ पे एक दिन डेमोक्रेसी आ गई। लोग तैयार नहीं थे इस डेमोक्रेसी के लिए। सबसे बड़ा जो डिफरेंस जो है दोनों में, वहाँ में यहाँ में जो डिफरेंस है, यहाँ के लोगों ने डेमोक्रेसी हासिल नहीं की है। यहाँ के लोगों ने डेमोक्रेसी हासिल नहीं की है, दी गई है, उनको दी गई है। तो जब आपको कोई चीज़, किसी बच्चे को आप चीज़ दे देते हो, उसको आप 5 साल का बच्चा, उसको आपने कंप्यूटर दे दिया, वो क्या करेगा, उस पर गेम खेलेगा। एक आपने पैसे कमाए, आपको लैपटॉप नीड थी, आपने लैपटॉप खरीदा है, तो आप उस लैपटॉप का बेस्ट यूज़ कर पाओगे, या जिस काम के लिए खरीदा है उस काम के लिए खरीदा है उस काम के लिए यूज़ कर पाओगे। लेकिन आपने किसी 2 साल के बच्चे को लैपटॉप दे दिया, उसने वो गेन नहीं किया है, प्राप्त नहीं किया है, मांगा भी नहीं है, मांगा भी नहीं है। लोगों को पता ही नहीं था, जब मिली उसके बाद पता चला डेमोक्रेसी मिल गई है। तो अब जिन लोगों को वोटिंग पावर मिली ना, 1952 में यहाँ पे पहले चुनाव हुए, 1952 में पहले आम चुनाव हुए, तो उस टाइम लोगों को पता ही नहीं था कि वोट क्या होता है या वोट की वैल्यू क्या होती है। तो उन लोगों ने वोट किस चीज़ पे दिए, मोस्टली लोगों ने तो वोट दिए नहीं, उनके नाम पे किसी और ने अंगूठा लगा दिया, उसको फर्क भी नहीं पड़ रहा था, कोई भी दे, को नरफ हमें का हानि, तो उसको फर्क भी नहीं पड़ रहा था। फिर वहाँ से अपन आए कि भाई कि वोट तो वो खुद दे रहा है, लेकिन वो एक पौवे में वोट दे रहा है, या किसी के डराने पे वोट दे रहा है, डराने धमकाने पे वोट दे रहा है, जाति के साथ दे रहा है। फिर जाति की राजनीति पे आए अपन, धर्म की राजनीति पे आए। ये तो अभी आए अपन जाति और धर्म की राजनीति पे। जो 1970-60 की जो पॉलिटिक्स थी वो जाति पे नहीं थी। तो अपने को पता ही नहीं था कि डेमोक्रेसी के साथ करना क्या है। वहाँ डेमोक्रेसी ग्रेजुअली आई है, तो उन लोगों को तब तक उसकी जिम्मेदारियां आ गई, वो लोग वोट देना सीख गए। उनसे जब राय मांगी जा रही तो राय देने में कैपेबल है। वहाँ की मोस्टली जो पब्लिक है वो राय देने में कैपेबल है। यहाँ की पब्लिक मोस्टली है, उसकी खुद की राय है ही नहीं, वो राय बना ही नहीं पाती अपनी की किसी चीज़ पे उसकी राय क्या है, उस पर राय थोप दी जाती है। जैसे अपन पेंशन वाली बात कर रहे थे, यहाँ की पब्लिक को पता ही नहीं है आज तक कि इतना बड़ा पैसा, इतना बड़ा अमाउंट पेंशन में जा रहा है या उसका यूज हो रहा है, क्योंकि इसको किसी ने मुद्दा बनाया ही नहीं। कौन मुद्दा बनाए भाई इसको, किसको अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारनी, किसी पॉलिटिशियन ने उनको मुद्दा ये पकड़ाया ही नहीं उनको, तो पब्लिक को पता भी नहीं है। यहाँ पे मुद्दे क्या पकड़ाए जाते हैं कि तुमको एक मंदिर बना के देंगे, या कि तुम्हारी जात के बंदे को सस्पेंड कर दिया, तुम्हारी जात के बंदे का टिकट काट दिया। तो पब्लिक के मुद्दे नहीं है यहाँ पे, पब्लिक को मुद्दे पकड़ाए जा रहे हैं। लोगों को खाली मुद्दा पकड़ा दिया जाता है और वो मुद्दे उस पकड़ के लेके रवाना हो जाते हैं। वहाँ मुद्दा पकड़ाया नहीं जा रहा है, वहाँ मुद्दा पब्लिक लेके आती है, उस मुद्दे पे पॉलिटिशियन आके बात करता है, क्योंकि वहाँ की पब्लिक इतनी मैच्योर हो चुकी है, जागरूक है, वो अपनी राय बनाती है कि नहीं इस पे हमको ये चाहिए, इस पे तुम जवाब दो। तो फिर वहाँ के पॉलिटिशियन वहाँ पे जवाब देता है, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाता है। पॉलिसी वहाँ भी पब्लिक के अकॉर्डिंग ही बन रही है, पॉलिसी यहाँ भी पब्लिक के अकॉर्डिंग ही बन रही है, बट वहाँ की पब्लिक मैच्योर है, यहाँ की पब्लिक मैच्योर नहीं है। तो डेमोक्रेसी आने से पहले पब्लिक की मैच्योरिटी एंश्योर हो, ये जरूरी है। तो एक उनका जो हो गया, ये तो हो गया ये उनका और अपना जो डिफरेंस है कि भाई वहाँ भी डेमोक्रेसी है, अपने भी डेमोक्रेसी, तो वहाँ क्यों नहीं हो रही फिर दिक्कतें। पाकिस्तान में भी कहने को डेमोक्रेसी है, बट वहाँ ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। तो डेमोक्रेसी का स्वरूप अलग अलग है, फॉर्मेट अलग अलग है। कहने को डेमोक्रेसी सब जगह सेम है, सेम नहीं है सब जगह। दूसरा, कुछ देश है जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, जैसे चाइना है, रशिया है, तो अगर कोरिया है, तो उनकी अगर अपन ग्रोथ कंपेयर करें, मान लो ना, जैसे चाइना की अपन ग्रोथ कंपेयर करें या रशिया की ग्रोथ कंपेयर करें, तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ों में वहाँ पे अच्छी भी हो रही हैं, ग्रोथ वाइज, डेवलपमेंट वाइज वहाँ चीज़ें अच्छी हुई। चाइना ने जैसे पिछले 20-30-40 सालों में बहुत खतरनाक ग्रोथ, स्नोबॉल इफेक्ट रहा है उसकी इकोनॉमी में, बहुत खतरनाक उसने ग्रोथ की है। तो अगर शायद वहाँ डेमोक्रेसी होती तो वो चीज़ें नहीं हो पाती। जैसे गवर्नमेंट ने जहाँ पे जो रूल बना रखे हैं कि भाई 1 चाइल्ड पॉलिसी है वहाँ पे आज के इतने सालों से, इंडिया में नहीं बन पाई है। जबकि सबको पता है ना जनसंख्या बढ़ रही है तो उससे नुकसान होंगे, इतने कल को रोजगार कहाँ से लाएंगे, इतने रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, बट क्या कोई बात कर रहा है कोई पॉलिटिशियन जनसंख्या पे? अपने चाइना को सरपास कर दिया, पर फिर भी जनसंख्या मुद्दा है, क्लाइमेट मुद्दा है। अपने यहाँ पे पोल्यूशन AQI क्या रहता है जयपुर का, सांस लेने लायक नहीं है। बिल्कुल ठीक है, अभी निखिल कामत के पॉडकास्ट में जो वो बंदा आया था बाहर से, वो चला गया, उठ के चला गया था, सांस लेने लायक जगह नहीं है। लेकिन हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे यहाँ पे क्लाइमेट मुद्दा है, पोल्यूशन मुद्दा है अपने चुनाव में कभी क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन ने कभी उसको मुद्दा बनाया ही नहीं, और अपने को मुद्दा बनाना आता ही नहीं है। पब्लिक को, यहाँ की पब्लिक को मुद्दा बनाना या अपनी राय बनाना आता ही नहीं है। उनकी राय वो होती है जो पॉलिटिशियन उनको राय देता है। मुद्दे यहाँ पे पॉलिटिशियन बनाते हैं, जनता नहीं बनाती है। जनता के मुद्दे होते तो आज पॉल्यूशन मुद्दा होता, क्लाइमेट चेंज मुद्दा होता, जनसंख्या मुद्दा होती। क्लाइमेट या यहाँ तक पहुँचने के लिए जनता
कि जो नॉर्मल चीज़ें हैं वही उनको नहीं मिल पा रही, तो वो वहाँ तक तो कहाँ पहुँचेंगे। जिस आदमी को यही सोचना नहीं है कि मेरे पास जो है मेरे पास 1000 रुपये है और मेरे को इनमें सारा सामान खरीदना है, वो 1000 रुपये में सामान नहीं खरीद पा रहा, ये तो वो उससे भी कहाँ बेसिक सोच नीड है पाएगा? ना, ये तो उससे भी बेसिक नीड है। सांस तो लेनी पड़ेगी ना जिंदा रहने के लिए। आज जयपुर दिल्ली जैसे शहरों में, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में जो लोग आदमी सांस ले रहे हैं ना, आप 5 सिगरेट 10 सिगरेट पीने के बराबर आप स्मोक कर रहे हो। आप अगर स्मोक नहीं भी कर रहे हो ना, तो आपके फेफड़े उतना स्मोक कर रहे हैं। तो ये तो उससे भी बेसिक नीड है। मेरी इकोनॉमिक नीड से पहले है हेल्थ नीड तो मेरी। बट पब्लिक को पता ही नहीं, क्योंकि पब्लिक को जनता ने बताया नहीं। मुद्दे यहाँ पे वो बनते हैं कि देखो यहाँ पे टोल है, ये टोल बंद करवाना है अपने को, तो पब्लिक पीछे हो जाती है, हाँ जी टोल बंद करना, चलो टोल बंद करेंगे। टोल मुद्दा हो जाता है चुनाव में। टोल से तो ज़्यादा जरूरी होगा ना यार। या जाति का आपके जाति के विधायक का या सांसद का टिकट काट दिया, इससे तो ज़्यादा जरूरी होगा सांस अपन किस हवा में ले रहे हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियाँ किस हवा में सांस लेंगी, ये ज़्यादा जरूरी मुद्दा होगा। बट यहाँ पे पब्लिक ये कैपेबल नहीं है अभी ये अपने मुद्दे बनाने के लिए। और जो लोग इस चीज़ों को समझ रहे हैं और जो इन लोगों को मुद्दे बनाते हैं, वो लोग इतने कम मात्रा में हैं कि उनका कुछ वो डेमोक्रेसी में उनको कोई ध्यान नहीं था, कोई पॉलिटिशियन ध्यान नहीं था। मान लो मैं फेसबुक पे पोस्ट कर रहा हूँ कि नहीं भाई मेरे यहाँ पे AQI 250 क्यों है जयपुर में, या 200 क्यों है, AQI क्यों है यहाँ पे, तो इस पर पॉलिटिशियन नहीं ध्यान देगा ना, क्योंकि मैं अकेला बंदा हूँ। जो अकेला इन द सेंस मतलब कि ऐसे बोलने वाले लोग बहुत कम परसेंटेज में। तो पॉलिटिशियन को मेरे वोट को टारगेट ही नहीं करना ना कि साला AQI पे माथा लगाऊंगा, उसको समझ में नहीं आ रहा AQI क्या है, खुद को नहीं समझ में आ रहा, या AQI पे माथा लगाऊंगा फिर 1 वोट मिलेगा साला क्यों। उससे बढ़िया ना सीधा जाति के नाम पे 40 वोट पड़े। हाँ फ्री के तो मैं सीधा जाति वाला कार्ड खेलूँ ना यार, क्यों AQI के चक्कर में पड़ना है, क्यों नदियाँ साफ करने के चक्कर में पड़ना है, क्यों इन चक्करों में पड़ना ही नहीं है। और या तो वो आपने ग्रुप भी इकट्ठा कर लिया, कुछ लोग भी इकट्ठे कर लिए, तो या तो आपको डरा धमका खत्म कर देंगे। इकट्ठे होंगे कहाँ से ना, इतना कॉमन सेंस लेवल भी तो चाहिए इकट्ठे होने के लिए। इतना कॉमन सेंस लेवल नहीं है ना। जाति के नाम पे तुरंत 40 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। आप जाति की पोस्ट करो कि हमारे जाति का यहाँ पे अपमान हुआ है, उस पर 40, एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, आ जाएंगे। 100 लोग हैं तो 100 में से 40 लोग उस पोस्ट को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, हाँ बिल्कुल हमारी जाति का अपमान हो रहा है। आप एक पोस्ट करो कि भाई यहाँ पे AQI जयपुर में ये हो गया, सांस लेने की दिक्कत हो रही है, सांस कैसे लेंगे अपन, तो उस पर क्या रिस्पॉन्स आता है लोगों को? कोई रिस्पॉन्स नहीं है, लोगों को इंटरेस्ट नहीं है उसमें। लोग ये डिसीजन मेकिंग में कैपेबल ही नहीं है कि ये ज़्यादा जरूरी है कि ज़्यादा जरूरी है। अपनी प्रायोरिटीज ही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं यहाँ के लोग। उन लोगों को आपने डेमोक्रेसी दे दी तो ये बंदर के हाथ में उस तरह हो गया ना ये तो। चलो ये अपन बात कर रहे हैं आम जनता की कि आम जनता इतनी कैपेबल नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है, अटल जी ने भी ये बात कही है कि ना किसी भी देश की ग्रोथ में जितना हिस्सा जनता का होता है उतना हिस्सा जो पावर पार्टी होती है उसका होता है, और उतना ही हिस्सा होता है विपक्ष का। तो फिर आपको क्या मतलब विपक्ष का क्या रोल लगता है? कुछ ही रोल नहीं है। मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि अपन दिक्कत गलती उस पर आ जाते हैं कि विपक्ष पे बात कर रहे हैं पूरा, जबकि जड़ ही गड़बड़ है। उसमें चाहे विपक्ष चुन लो, कभी विपक्ष होता है, विपक्ष हो जाता है, कभी विपक्ष पक्ष में आके बैठ जाता है। तो फिर तो इसका मतलब फिर तो जो सरकार है उसको भी दोष देना भी गलती है। सरकार कौन है? सरकार वही तो लोग जो पब्लिक चूज कर रही है। पब्लिक चूज ही गलत कर रही है। पब्लिक चूज ही इन मुद्दों पे कर रही है कि मेरी जाति के कितने बंदे को टिकट मिला कि नहीं मिला। या फिर ये मतलब ये कहा जा सकता है कि सरकार में जो लोग बैठे हैं और जो आम जनता है वो एक दूसरे के पूरक है। वो पूरक है, वो जो डिजर्व करते हैं ना वो उनको मिल रहा है। सरकार बन रही है वो उनको मिल रहा है। वही तो हाँ। उसमें पिस कौन रहे? पिस वो 5-10% लोग रहे हैं जो ये डिजर्व नहीं करते, न डिजायर करते हैं। न तो वो ये डिजायर करते हैं ना वो डिजर्व करते हैं, बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो माइनॉरिटी में। अब उनकी बात से कितनी भी सही हो या कितनी भी वैल्यूएबल हो या कितनी भी फायदेमंद हो, वो मैटर ही नहीं करती डेमोक्रेसी में। यही तो दिक्कत है डेमोक्रेसी में, यही मैं कह रहा हूँ इतनी देर से। तो फिर जो 5-10% लोग हैं, फिर जब वो ये कहते हैं कि यार हमें इस देश में नहीं रहना, तो वो जा रहे हैं। हाँ नहीं जा तो रहे, लेकिन भाई पिछले साल ही एस जयशंकर ने डेटा वो किया था, 2.5 लाख लोगों ने इंडिया की नागरिकता छोड़ी है। और 2.5 लाख तो वो है जो छोड़ पा रहे हैं, छोड़ना तो बहुत लोग चाहते हैं। तो पहले हम बचपन में हमें जब हम बोले थे तब हम गर्व से भारतीय थे, अब हम सब मजबूरी में भारतीय हैं। तो छोड़ना चाहते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन कोई इंसान ये बोलता है कि यार मेरे को नहीं रहना यार यहाँ पे, यार मेरे को ना अच्छी लाइफ चाहिए, मेरे को बाहर सेटल होना है। तो जो यहाँ के जो लोग हैं तो फिर उनका भी एक रवैया, एक रिएक्शन होता है कि अपना देश छोड़ रहा है, तेरे में देशभक्ति नहीं है क्या, ये नहीं है फलाना। जैसे विराट कोहली का एक बड़ा एग्जाम्पल अपन लेते हैं। बातें हैं कि साहब विराट कोहली लंदन शिफ्ट हो रहे हैं, इंडिया छोड़ रहे हैं वो, और वहाँ तो बहुत लोगों ने जो है वो तो सोशल मीडिया है बोले यही है बस इंडिया से कमा लिया, बाहर जाके रहेगा, यहाँ क्यों रहेगा, इंडिया में रह के दिखा, इंडियन है तो, भारतीय है तो, साले तुम लोग। ये लोग जो ट्रोल कर रहे हैं ना, ये पहली फुर्सत में निकले। अगर ये कैपेबल हो तो, अगर इनके पास पैसा हो ना, आज ये अभी इनको बोलो रात को 12 बजे अभी निकलना है तुमको, भाई लंदन भेज रहे हैं हम, वो
अंडरवियर नहीं डाले, बनियान नहीं डाले, ऐसे निकल जाएंगे यहीं से सीधा रवाना ये हो जाएं। वही बात उनको है। मौका नहीं मिल रहा है खाली, हाँ, ये वही बात है कि आप चोर इसलिए नहीं हो कि आपको मौका नहीं मिला आपको अभी तक। मौका नहीं मिला है ना, तो आप नहीं कर पा रहे हो। बाकी वो पहले निकले, बट वो खुद नहीं निकल पा रहे, इसलिए वो अपनी भड़ास वो कहीं ना कहीं निकालेंगे। ये कैसे निकल गया साला, तो खाली जलन वाली बात है। बाकी कौन है ऐसा जो यहाँ से नहीं निकलना चाहता, और क्यों नहीं निकलना चाहे? कौन यहाँ से खाली वही लोग नहीं निकलना चाहते जो इस सिस्टम का फायदा उठा पा रहे हैं। यस, जो गवर्नमेंट जॉब लग गए और जो कैपेबल नहीं थे, बट वो अपनी कैपेसिटी 10 गुना पैसा बना रहे हैं, लोगों को मजबूर करके ऊपर का पैसा बना रहे हैं 10 गुना, वो नहीं निकलना चाहते खाली। अपने बच्चों को तो सेटल वहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बट वो भी अपने बच्चों को वहीं भेज रहे हैं पढ़ाई के लिए या सेटल ही वहीं कर सेटल रहे ही हैं। वहीं कर रहे हैं। तो वो लोग नहीं निकलना पा रहे जो इस सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठाना सीख गए हैं, जो इसमें माहिर हो गए, वो नहीं निकलना चाह रहे। बाकी यहाँ से कौन नहीं निकलना चाह रहा, अभी ऑप्शन नहीं है, वो अलग बात है। और क्यों नहीं निकले भाई? यहाँ पे आज जैसे कोई बंदा है वो टैक्स दे रहा है, जैसे बेंगलोर है, आज बेंगलोर में स्टार्टअप का माहौल है, बेंगलोर टैक्स दे रहा है, लोग वहाँ पे कंपनियां जो वो टैक्स दे रही है, वो बदले में क्या चाहती है कि उनके टैक्स का यूज कहाँ हो, वहाँ पे उनको एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया जाए जिससे उनका बिजनेस ग्रो हो, वहाँ उसका होए, या कि उससे है ना फालतू में जिस बंदे को नीड भी नहीं उसको 2 रुपए किलो गेहूँ दिए जाए, या उसको किसी को यात्राएं कराई जा रही है, किसी को हज यात्रा कराई जाती है, किसी को केदारनाथ यात्रा कराई जा रही है, या ये फालतू की जो पड़पंच किए जा रहे हैं, इसको मोबाइल फ्री दिया जा रहा है, किसी को टीवी फ्री दिया जा रहा है, उसका वो बंदा पैसे टैक्स के दे रहा है। और टैक्स भी यहाँ पे जो टैक्स है भयंकर टैक्स है, बहुत ज़्यादा। अब अपन कहते हैं अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार किए, वो दुगना लगा लेते थे, तुमको दुगना लगा। अब भाई तुम 40% टैक्स दे रहे हो, तो ये तो डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स है, उसके अलावा तुम कितनी तरह के टैक्स दे रहे हो, फलाना टैक्स पे भी तुम सेस लगा रहे हो, हर चीज़ पे टैक्स है, उपकर सेस पे और फिर और टैक्स है। तो तुम मतलब सांस लेने पे टैक्स है, गाड़ी की जब आप गाड़ी निकलाते हो तो पहले गाड़ी का टैक्स देते हो, रोड टैक्स देते हो, जब आपने रोड टैक्स दे दिया फिर टोल टैक्स किस बात का रह गया? जब मैंने रोड टैक्स दे दिया, मैं रोड पे चलने का मैंने टैक्स दे दिया गाड़ी का एक बार के लिए कि भाई मैं रोडों पे चलूंगा, गाड़ी में रोड पे चलाऊंगा, ऑब्वियसली मैंने रोड टैक्स दे दिया। अब मैं टोल टैक्स भी दे रहा हूँ, अच्छा गाड़ी का जीएसटी भी दे रहा हूँ मैं, सही है, और फिर गाड़ी में पेट्रोल भरा रहा हूँ उस पर भी टैक्स दे रहा हूँ मैं, गाड़ी का टायर डलवा रहा हूँ उस पर भी मैं टैक्स दे रहा हूँ मैं, या खाना खाने जा रहा हूँ उस पर भी दे रहा हूँ, वहाँ पे भी मैं टैक्स दे रहा हूँ। उसके अलावा फिर अगर मैं मान लो 2 पैसे बच भी गए, पहली बात तो बचने नहीं है, कहाँ से बचेंगे, बच भी गए तो फिर उस पर इनकम टैक्स और दे रहा हूँ मैं तुमको, फिर उस पैसे का यूज क्या हो रहा है? फिर वो पैसा किसी को टीवी देने में, किसी को मोबाइल फोन देने में, किसी को लैपटॉप बांटने में वो यूज हो रहा है पैसा, वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं जा रहा है। मैं जब रोड पे निकल रहा हूँ ना तो उस रोड पे गड्ढे ही हैं। मैं इतना टैक्स देने के ना, गाड़ी का मैं इतना टैक्स देने के बाद भी जब मैं गाड़ी लेके निकल रहा हूँ ना तो साला मुझे एक भी रोड सही सलामत नहीं मिल रही है। सही बात है, गाड़ी से ज़्यादा तो टैक्स दे चुका हूँ मैं, मुझे एक ऐसी रोड नहीं मिल रही जिसपे गड्ढे नहीं हो। और फिर उन पैसों से हो क्या रहा है? उन पैसों का मिसयूज हो रहा है, उन पैसों में करप्शन हो रहा है, वो पैसा पॉलिटिशियंस खा रहे हैं, उनसे पुल बन रहे हैं, वो पुल टूट जा रहे हैं, बनते बनते टूट जा रहे हैं पुल, यार पुल बना नहीं उससे पहले सारा टूट गया। और इंक्वायरी होती है 20 साल, उस पर जांच चलती है, जांच में और पैसा लगता है, और फिर रिजल्ट ये निकलता है किसी गलती नहीं थी, अभी पुल की गलती थी भाई लास्ट में। यस यस, आखिर गलती पुल की निकलती है साले की, किसी कोई भी बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं पाया जाता। एक बेसिक सी चीज़ है, अपने यहाँ पे खिरनी फाटक है, तो खिरनी फाटक पे जो अंडरपास है, अब यहाँ पे ब्लॉक लगे थे पिछले साल, हाँ ब्लॉक लगे थे, तो भाई साहब उसके इधर रोड है वो इतनी ऊंची है, उधर रोड है वो इतनी ऊंची है, यस, और बीच में ब्लॉक लगे। बिल्कुल। अब इतना कॉमन सेंस, बेसिक कॉमन सेंस, मतलब जैसे ही बंदा जो भी वहां से निकल रहा है ना, हर बंदा ये सोच रहा है कि भाई अगर 1 फीट नीचे अगर ब्लॉक लगे हैं दोनों तरफ रोड से तो यहाँ पानी भरेगा, बिल्कुल, तो ये ब्लॉक तो उखड़ जाएंगे। इतना बेसिक कॉमन सेंस जब वो लगा रहे हैं ना, तब मैं उधर से निकला हूँ, मैंने बोला है, जो भी आप भी निकले होंगे आपने बोला होगा भाई ये तो कैसे तुम लगा रहे हो, ये तो उखड़ जाएंगे लगने से पहले। पिछले साल लगे थे, बारिश आई, पिछले साल इसी टाइम लगे थे, बारिश आई, बारिश में वो भाई साहब वो पूरे तैरने लग गए, वो तो ब्लॉक तो पूरे उखड़ उखड़ के, और फिर अभी इस साल वापस वो उखाड़े हैं, वापस अब वहाँ सीमेंटेड बनाई है। जो उन ब्लॉक को बनाने में पैसा लगा, जो उनको वापस उखाड़ने में पैसा लगा, कितना पैसा लगा, मतलब जो भी 20-30-50 करोड़ रुपए बजट हुआ होगा उसका, वो पैसे किसके लगे हैं? वो मेरे तो लगे जो मैंने टैक्स दिया था, बिल्कुल मेरा ही टैक्स है। लेकिन वो पैसे, अब ये इतनी बड़ी गलती हुई है, जो गवर्नमेंट के इंजीनियर हैं, जो किसी ने पास भी किया होगा उस रोड को, जब वो रोड बनी है पास किया होगा, पहले बनने से पहले पास किया होगा, बनने के बाद उसको चेक करके अप्रूव किया होगा, हाँ भाई ठीक बनी है, फिर पैसा पास हुआ होगा, उसको ठेकेदार को पैसा मिला होगा। तो जिन लोगों ने पास किया उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? क्या उनको अकाउंटेबल ठहराया गया कि भाई ये पैसे जो लगे ना 20-30 करोड़ वेस्ट हुए, तुम्हारे में से काटेंगे, तुम्हारे में से काटे जाएंगे? क्या काटे गए? नहीं काटे गए। वो बस रोड दोबारा बनेगी, दोबारा तोड़ी, दोबारा बन गई, दोबारा बनने में और पैसे उन्होंने कमा लिए। अकाउंटेबिलिटी क्या है यहाँ पे? किसी भी बंदे की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बन गई तो बन गई भाई, कोई दिक्कत नहीं, पुल टूट गया तो टूट गया भाई, किसी बंदे कोई भी बंदा अकाउंटेबल नहीं है, उसको किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि भाई ये जिस बंदे ने अप्रूव की थी, इन 4 लोगों ने अप्रूव की थी, इनकी सैलरी में से काट लो भाई।
जैसे जैसे ये है कि ये ना सड़क बनी हुई है एक, सड़क बनाई है नहीं, अब बनते एक महीने बाद आएंगे वो जेसीबी लेके, सड़क बनते मैं तो वेट करने लग जाता हूँ कि यार 1 महीना हो गया जेसीबी वाले नहीं आ रहे साले, अपनी कॉलोनी में बनी थी। आदमी ये सोचता है कि चलो यार सड़क बन गई बड़ी मुश्किल से, 2-4 दिन गाड़ी चलती है उस पे, और 5 दिन रात को सोया है वो बंदा और सुबह उठ के देखा है कि उसके घर के सामने वापस खोद के चले गए। अभी हमारे रोड बनी थी पूरी कॉलोनी में, अभी बनी थी, 2-4 महीने नहीं हुए, और मैं रोज बैठ कर मैं साला 2-3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, मैं टेंशन में आ गया, मैं कहा भाई कहाँ आ गए अपन, 4 महीने हो गए इनको याद नहीं आई पाइपलाइन डालनी। फिर मैं एक दिन सुबह उठा, सुबह जेसीबी लगी, मैंने कहा हाँ ठीक है सब सही चल रहा है, इंडिया में हूँ मैं, इंडिया में है अपन, कोई दिक्कत नहीं है। अभी उन्होंने पूरी कॉलोनी खोद दी हमारी, बट ये ठीक है मजाक के लिए अपन कह सकते हैं, बट ये अब ये पर भी क्या उस टैक्स को देने का, अब ये बात है ये कि अपन इसके इतने हैबिचुअल हो चुके हैं कि अपने को दिक्कत भी नहीं हो रही है। वही साला दिक्कत ये है कि किसी को दिक्कत नहीं है इस चीज से, अपने को लगता है ये तो नॉर्मल है। अपन जैसे मेरे एक आध जैसे अपन जैसे लोग ऐसे कभी बोलते भी हैं तो लोग बोलते हैं अरे तू बहुत ही करता है यार ऐसे इन चीजों को लेके यार। भाई बहुत कैसे नहीं करूं, मेरे पैसे हैं यार, वो पैसे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने में खर्च हो सकते थे, इससे स्कूलें बन सकती थी, हॉस्पिटल्स बन सकती थी। आप एसएमएस की हालत देखो कितना ओवरलोड है, बिल्कुल बहुत ज्यादा। एसएमएस एक हॉस्पिटल है उस पर इतना ओवरलोड हो रहा है, पूरे राजस्थान के लोग यहाँ आ रहे हैं। ऐसी एसएमएस जैसी यार हर जिले में नहीं हो सकती, हर जिले में हर तहसील में नहीं हो सकती, हो सकते क्या मतलब होने चाहिए, पर वो पैसा तो साला मेरा वहां जा रहा है, जबकि मेरा पैसा लगना चाहिए उस हॉस्पिटल में। अब जब मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ तो मैं एसएमएस में घुस नहीं पाता हूँ। जो मैंने टैक्स दिया जिंदगी भर वो मैंने इसलिए तो दिया कि जब मैं बीमार हूँ तो मुझे हॉस्पिटल मिले, जब मैं गाड़ी लेके निकलूँ तो मुझे रोड मिले, जब मैं बेटे को पढ़ने के लिए भेजूँ तो मुझे एक अच्छी सरकारी स्कूल मिले। भाई साहब आप बिलीव नहीं करोगे, अमेरिका में गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिले के लिए लोग लड़ते हैं, ऐसी गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पे। जिन डेमोक्रेसी से अपन कंपेयर करेंगे वहाँ भी तो डेमोक्रेसी है, तो वहाँ डेमोक्रेसी तो भाई साहब इस लेवल पे डेमोक्रेसी है। और अपने गवर्नमेंट स्कूलों के हाल ये कि मैं इतना टैक्स में पैसा दिया होगा मैंने जिंदगी में, सबने दिया, मैं मेरी नहीं कह रहा हूँ, मैंने कोई नहीं दिया, सबने दिया है, लोगों को पता नहीं है, जो देख रहे हैं उन्होंने भी दिया है। सब तेल खरीदा है उन्होंने जिंदगी में, आज टूथपेस्ट भी खरीदा उस पर टैक्स दिया उन्होंने, तो उन्होंने लाखों रुपए टैक्स दिया है। हर आदमी जो पैदा होकर यहाँ पे 20 साल का 30 साल का हुआ है ना, वो लाखों रुपए टैक्स में दे चुका है। उसको लगता है कि मैंने नहीं दिया, बट उसने दिया है। तो क्या उसका बेटा जब पढ़ने लायक हो तो क्या उसको एक बढ़िया स्कूल नहीं मिलना चाहिए था? मिलना चाहिए था। उसको साला लाखों रुपए खर्च करके प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ रहा है बच्चे को। क्यों भेजना पड़ रहा है भाई? जब वो बीमार हो रहा है उसको इलाज कराने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में लाखों रुपए लगाने पड़ रहे हैं। क्यों लगाने पड़ रहे हैं भाई? क्योंकि वो पैसे जो थे जो उसने टैक्स में दिए थे वो वेस्ट हुए हैं पैसे। उन पैसों से लोगों ने ये सड़कें 4 बार बनाई हैं, या वोट के लिए खर्च किया, वोट के लिए खर्च किए गए वो पैसे, या लोगों ने करप्शन करके वो इकट्ठे कर लिए हैं पैसे, इसलिए वो ये दिक्कतें आ रही है मुझे इन द सेंस में सबके भी आप पे बोल रहा हूँ। हर आम आदमी को आ रही है। जो भी मैं मुझे बोल रहा हूँ मेरी दिक्कत नहीं है, वो सबकी दिक्कत है। यस, गाड़ी में अकेला नहीं लेके घूम रहा हूँ, सब लोग गाड़ी लेके घूम रहे हैं और सबकी रोड सड़कें फूटी हुई है। ये वो वाली बात हो जाती है कि यार ठीक है ब्लॉक लगा लेते हैं एक बार, फिर उनको सोचना बैठा नहीं ब्लॉकों से नहीं होगा यार, इस सीमेंट वाली रोड। जितनी भी सीमेंटेड रोड है ना, वहाँ पहले तो वो लगे थे, पहले तो डमर रोड बनी थी, फिर डमर रोड टूटी एक बार इसमें आई, फिर अगली बार वहाँ पे उनको याद आया तो उन्होंने वहाँ पे वो ब्लॉक लगाए, फिर ब्लॉक भी वहाँ पे नहीं हुए, फिर उन्होंने कुछ और करा, फिर अब वहाँ पे लास्ट में उनको नहीं सीमेंटेड रोड बनाई। अरे तो सालो जब यहाँ पानी भर रहा है, तुमको यहाँ लेवल पता है, लेवल निकाल के चेक कर लो। अब तुमको लग रहा है यहाँ सीमेंटेड रोड बना दो एक बार में, पर नहीं, कोई भी जो सीमेंटेड रोड बनती है वो सीधी कभी भी सीमेंटेड रोड नहीं बनी पहली बार में। अभी ये बाईपास के जितने बन रहा है सब सीमेंटेड रोड बन रही है। बाईपास कब बना था? बाईपास तो 15-20 साल हो गए बने हुए, ज़्यादा हो गए होंगे। अब उनके नीचे सीमेंटेड रोड बनी, अब उनको फाइनली ये पता लगा कि नहीं सीमेंटेड ही बनानी पड़ेगी भाई। तो ये सालों तुमको पहली बार में क्यों नहीं समझ आया? वहाँ 4 बार तोड़ी है। अच्छा सीमेंटेड आज तो इन्वेंट हुई नहीं ना कि सीमेंटेड सड़कें बनना अब इन्वेंट हुई है, तो बहुत टाइम से ये तो नई टेक्नोलॉजी आई है जी, पहले थी नहीं उस टाइम। तो पहले तुम लोगों ने क्यों नहीं बनाई भाई? और इसके लिए कौन आंसरेबल है? कोई आंसरेबल नहीं है। ये सवाल आप किससे पूछोगे? ये सवाल आप खाली यूट्यूब पे पूछ सकते हो, बाकी आप जाके किससे पूछोगे? नहीं पूछ सकते। तो जब आंसरेबिलिटी नहीं होगी ना, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तो वहाँ कुछ भी कभी भी सही नहीं होगा। इसमें किसका रोल सबसे बड़ा है? एजुकेशन का रोल है कि ये तो हम जानते हैं कि जो लोग वो सड़कें बना रहे हैं या जो काम कर रहे हैं वो तो अफसर हैं, पढ़े लिखे हैं, वो तो पढ़ के आए हैं, उन्होंने तो बहुत मेहनत करके कहाँ से आए हैं? नौकरी करी, इन्हीं इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आए ना, इसी माहौल में पढ़ के आए ना। लेकिन उन्होंने ये तो पढ़ा है ना कि यार एक देश को चलाने के लिए सही तरीके से काम करना होता है। उन्होंने पढ़ा है किताबों में, वो अलग है। उन्होंने देखा क्या है? उनके पास में एक बंदा था जो एकदम गरीब था, उनका चाचा ताऊ था, वो एकदम गरीब था, फिर वो लेकिन गवर्नमेंट जॉब लग गया था, फिर उसने बढ़िया 2 नंबर के पैसे कमाए, उसके आज 10 प्लॉट हैं जयपुर में, गांव में बढ़िया कोठी है, उसके बेटे ऐस कर रहे हैं। तो देखा क्या है उन्होंने? बुक में उन्होंने ये पढ़ा कि नहीं जी ईमानदारी नौकरी करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने देखा क्या है? उनका जो चाचा था वो आज इतना पैसे वाला बन गया, तो अब जब वो अफसर बने तो वो क्यों नहीं बने यार? उनके चाचा के पास 10 प्लॉट है तो उनके पास 15 क्यों नहीं होने चाहिए? सही बात है, उन्होंने देखा ही है ना। तो
जो अपन जरूरत किताबों से थोड़ी सीख रहे हैं सारा कुछ, अपन जो देख रहे होते हैं वो भी तो सीख रहे होते हैं, वही सीख रहे होते हैं एक्चुअली। किताबें वाला तो अपन खाली आंसर रटने के लिए देते हैं। जैसे जो भी आईएएस, ये बार नौकरी लग जाऊँ बस। हाँ, आईएएस जो इंटरव्यू देने जाते हैं वो वहाँ पे उनको वो सवाल पूछे जाते हैं, उनको रटाए हुए होते हैं कोचिंग वालों के कि तुमको ये जब ये पूछा जाए तुमको भ्रष्टाचार पे तुमको ये बोलना है। पता उसको भी है कि जब मैं बनूंगा तुम भाई 2 नंबर के बनी हो, इसलिए रहना यार। कौन 50-60 हज़ार की नौकरी के लिए 10 साल अपनी एसटीसी कराएगा? बनी इसलिए रहा बंदा ताकि भाई कि पैसे ऊपर के पैसे कमा सके। जो ये आपका सवाल है कि भाई कि तो कैसे ठीक होगा या कहाँ से शुरू हुआ है, ये वो सवाल है कि मुर्गी पहले आए कि अंडा पहले आए। तो ये जो है ना, ये दिक्कत ये है कि जो अपने इंस्टीट्यूशन है वो फेल्ड है। इंस्टीट्यूशन फेल्ड है तो वो बंदे प्रोड्यूस कैसे कर पाएंगे? अपना एजुकेशन सिस्टम पूरा खत्म है। एजुकेशन सिस्टम खत्म है क्योंकि उसमें बंदा माइनस मार्क, जिसके खुद के नंबर माइनस में आए, मैथ में -2 आए, वो बंदा मैथ पढ़ा रहा है। जो साइंस में जो बंदा पढ़ा रहा है उसके -11 आए। अब उससे जो बंदा साइंस पढ़ के आ रहा है वो नोबेल ले आएगा, वो अल्बर्ट आइंस्टीन को फेल कर देगा, साला कुछ नया बना लेगा भाई, बड़ा इन्वेंट कर देगा। तो इसलिए आप देखो क्या इन्वेंट किया है अपन ने 70 सालों में। सही है। 70 सालों में भी क्या, पहले भी देख लो अपन ने क्या इन्वेंट किया है। वहाँ इन्वेंट होता है, अपन उसकी कॉपी करते हैं फिर। एक जैसे विकास दिव्य कीर्ति सर है, वो कहते हैं कि यार एलन मस्क जैसा आदमी है ना, अमेरिका में ही बन सकता है। अमेरिका में पैदा हो सकता है, पैदा कहीं भी हो सकता है, बन वहीं सकता है। एग्जैक्टली, यहाँ नहीं बन सकता। यहाँ कौन से एलन मस्क पैदा नहीं होते ही होंगे ना हर जगह भाई। जो जगह तो टैलेंट तो किसी जगह का मोहताज नहीं है, टैलेंट किसी जाति का धर्म का मोहताज नहीं, टैलेंट तो हर जगह पैदा होता है। ह्यूमन है ना, ह्यूमन तो कहीं पैदा हो गेम सारी माहौल की है, उस माहौल में उसको नर्चर किया जाए कि नहीं किया जाए, ठीक है। यहाँ वो माहौल नहीं होता है, यहाँ पे वो बंदा फिर बेचारा 9 to 5 20,000 रुपये की जॉब कर रहा होता है, वहाँ वो इलॉन मस्क बन जाता है। डिफरेंस तो खाली यही है। तो जो अब ये कि पहले माहौल चेंज होए कि पहले वो लोग निकलें, वो लोग होंगे तो माहौल चेंज होगा। वो तो ये एक लूप है, रायता है, लूप है ये, मतलब ये लूप कभी ब्रेक नहीं होता, लूप ब्रेक नहीं होता। अच्छा, इस लूप में लूप जो होता है वो जिस दिशा में चल गया ना वो उस दिशा में जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटे वे में अपन एग्जांपल देते हैं कि एक बंदा है, उसके कर्जा हो गया, मान लो कि उसके 10 लाख का कर्जा है, उसकी इनकम है मान लो कि 25,000 रुपये, और उसका 10 लाख का कर्जा है उसके सर पे, तो उसका ब्याज जा रहा है उसका 20,000 रुपये, तो 25,000 कमा रहा है, 20,000 ब्याज जा रहा है, तो 20,000 रुपये ब्याज नहीं भर पाएगा। अगले साल उसका कर्जा कितना हो गया? 12 लाख। उससे अगले साल उसका कर्जा हो गया 15 लाख। अब वो माइनस में चल रहा है। अब जिस बंदे ने उसको 10 लाख कर्जा दे रखा है, उसके पास पहले से 10 लाख रुपए थे, अब उसके महीने कितने रुपए आ रहे हैं? 20,000 तो आ रहे हैं सीधे सीधे। तो उसकी अगले साल उसकी प्रॉपर्टी कितनी हो गई? 12 लाख। तो जो प्लस में जा रहा है वो प्लस में जाएगा, जिसका लूप प्लस में चल रहा है वो प्लस में चलेगा। गरीब और गरीब, अमीर हर चीज कंपाउंड होती है। अगर जो आदमी इंटेलिजेंट है वो और चीजें अच्छी कुछ पढ़ेगा, और ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। जो बेवकूफ है वो ये रीलें देखेगा पूरे दिन इंस्टाग्राम पे फालतू की, वो और ज्यादा बेवकूफ होगा। तो हर चीज कंपाउंड होती है दुनिया में। तो आप अपना जो लूप जो चल रहा है वो नेगेटिव चलना शुरू हो गया। अगर पॉजिटिव, कई कंट्रीज का पॉजिटिव चलना शुरू हो गया, पॉजिटिव चल रहा है। इस लूप को तोड़ा जा सकता है या बहुत मुश्किल होता है, नियरली इम्पॉसिबल है। नहीं, मतलब तोड़ा जा सकता है। सवाल सबसे पहला तो ये, अगर तोड़ा जा सकता है तो इसमें कितना वक्त लगने वाला है? क्या मेरे जीते जी या आपके जीते जी जो पीढ़ी जो चल रही है अभी? नहीं, इसमें पीढ़ियां लगती है, जनरेशंस लगती है। मतलब पहली बात तो तोड़ना ही नियरली इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि आज अफ्रीका पूरा गरीब है, सिस्टम ही तो नहीं डेवलप कर पाए। जो अपन बात करते रहे रिसोर्सेज है, सिस्टम ही नहीं डेवलप नहीं कर पाए। आज 500 साल हो गए उनको, 1000 साल हो गए, नहीं कर पाए वो। और जो देश आगे हैं, इंग्लैंड आज 1000 साल से आगे, या फ्रांस, स्पेन, यूरोप जो है पिछले 700-800 हज़ार साल से आगे हो। सो जो आगे हैं वो आज भी आगे हैं। तो लूप है वो। तो क्योंकि अब उनके पास अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, जहाँ पे अच्छा कुछ होता है। वो तो वही है वो कि उनका लूप जो पॉजिटिव घूम रहा है, अपना लूप जो है नेगेटिव घूम रहा है। बट क्या इस लेवल पे जो अपन बात कर रहे हैं इसको चेंज करना तो दूसरी बात है, चलो ये तो, क्या इसके बारे में सोचा भी जाता है जनरली? जैसी अपनी राजनीति है, इंडियन पॉलिटिक्स है, बनी हुई है, नहीं सोचा जाता। सोचा भी जाता है तो भी उसको आदमी के पास बाउंड्रीज, जैसे मोदी जी है मान लीजिए, या अटल जी भी थे, तो अटल जी कोई फैमिली नहीं थी, या मोदी जी कोई फैमिली नहीं, उनके कोई पर्सनल स्वार्थ है ही नहीं। वो लोग डेडिकेटेड है देश के लिए कंप्लीटली। मतलब राजनीति अपनी जगह, बाकी उन लोगों का तो उनका कोई स्वार्थ नहीं है उसमें। वो ये चाहते हैं कि देश बढ़िया वे में जाए। बट लेकिन भाई उनको वापस वो जो चेंज ला पाएंगे तभी तो ला पाएंगे जब वो सत्ता में रहेंगे। सत्ता में वो तब रहेंगे जब वो उस हिसाब से काम करेंगे। तो एक है ना, हल्का सा ही इधर से इधर हो सकते हैं, इससे ज्यादा होते हैं फिर पब्लिक बोलते हैं नहीं, सही नहीं, हटाओ, रिजेक्ट हो जाएंगे ना। जो देश जिस वे में चल रहा है ना, इस पे चल रहा है, मान लो इस ट्रैक पे चल रहा है, उस ट्रैक में वो खाली एक आध इंच इधर हो सकते हैं, एक आध इंच। कांग्रेस आएगी तो एक आध इंच इधर हो जाएगी, बीजेपी आएगी तो एक आध इंच इधर हो जाएगी, इतना ही डिफरेंस आएगा। आप चाहे किसी को बना लो,
वो रातों रात कुछ भी चेंज नहीं कर पाएगा। एकदम से वो ऐसे नहीं कि भाई कल से ये बंद है, कल से ये बंद है, परसों से ये बंद है। जैसे इन्होंने करा, नोटबंदी करा, है ना, तो वो नोटबंदी कितना बैकफायर किया लोगों के, हमको तो जी लाइन में लगना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है। तो भाई तुम तो चिल्ला रहे थे दिन से कि भाई स्विस बैंक में पैसा पड़ा है, काला धन पड़ा है, तो इतने करोड़ उतने भाई करोड़। दवाई तो कड़वी होगी ना, ऑपरेशन होगा तो एक बार चीर फाड़ तो करनी पड़ेगी ना। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कर रहा हूँ नोटबंदी सही डिसीजन था, हड़बड़ी में लिया हुआ डिसीजन था, बट ऐसा कोई भी डिसीजन लिया जाता है अगर, तो उसके साइड इफेक्ट्स तो होंगे ना, रिपरकशंस तो होंगे उसके। कोई भी जब चेंज आएगा, चेंज तभी आएगा जब उसका कुछ बदलेगा तो जिन लोगों को उस व्यवस्था से फायदा हो रहा था उनको तकलीफ होगी, वो चिल्लाएंगे। कोई भी व्यवस्था बदल के देख लो आप। आज आप बोलोगे गवर्नमेंट जो बंदा है, जैसे गवर्नमेंट आज कई एम्प्लॉय ऐसे हैं जो वाटर वर्क्स में है, मान लो उसको सैलरी मिली 70-80 रुपए, और वो पता क्या करता है, वो एक 5,000 रुपये में बंदा रखता है जो वॉल खोलता है सुबह शाम को, 2 टाइम वॉल खोलने होता है उसको, कोई स्किल नहीं चाहिए, वो एक 5,000 रुपये बंदा करता है। आपके बिजली बोर्ड में बंदा 80,000 70,000 रुपये सैलरी रहा 10,000 में लड़का रखा है। दो लड़के रख रखे हैं 10,000 में, सुबह तू खोल दिया, शाम को तू खोल दिया, 10,000 में 2 लड़के, वो घर बैठा है अपना। सही बात है। तो वो सैलरी इतनी जा रही है, अब इस पे गवर्नमेंट अगर मान लो कि कल को बोलेगी नहीं भाई ये बिना फालतू में सैलरी ले लें साले, इतने में तो 4 आदमी काम कर लें, प्राइवेट सेक्टर में कर ही रहे हैं, तो लोग चिल्लाने लग जाएंगे। अब जैसे कई जो एयरपोर्ट्स वगैरह प्राइवेटाइज किए गवर्नमेंट ने, तो उस पर लोग चिल्लाने लगे कि नहीं ये तो मोदी जी देश की संपत्ति बेच रहे हैं। एक तरह से ठीक है, वो देश की संपत्ति बेची जा रही है, ये भी ठीक है बात, लेकिन साला गवर्नमेंट सेक्टर कोई भी ऐसा है भी तो नहीं ना जो साला फायदे में चल रहा हो। एक बंदा 4 लोगों की सैलरी ले रहा है, काम साला वो 10% भी नहीं कर रहा, लेकिन आरामखोरी है। जैसे आज गवर्नमेंट ठीक कर दे, गवर्नमेंट को भी तो पता ही है, गवर्नमेंट आज ठीक कर दे उस चीज़ को, ठीक करते आप चिल्लाने लग जाओगे, क्योंकि आपके चाचा गवर्नमेंट जॉब में, आपके पापा गवर्नमेंट जॉब में, आपका भाई गवर्नमेंट जॉब में, आप चिल्लाने लग जाओगे, पेंशन बंद हो गई तो बोले। तो इस पे जैसे ओशो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देते थे। ओशो बोलते थे एक गांव था, एक कहानी सुनाते थे कि एक गांव था, उस गांव में एक पुराना मंदिर था, तो पुराना मंदिर था, तो अब वो पुराना मंदिर एकदम पड़ने की स्थिति में हो गया कि ये गिरेगा भाई। तो वहाँ पे लोगों ने बैठ के मीटिंग करी कि यार इस मंदिर को अपने को दोबारा बनाना पड़ेगा। तो बोले हाँ भाई ये तो बात ठीक है, इसको चेंज करना पड़ेगा, वरना तो किसी पे गिरेगा, लोग मरेंगे, इसको चेंज तो करना पड़ेगा। इस पर तो सब एग्री हो गए, चेंज तो होना चाहिए। तो अपनी लोकतंत्र की जो व्यवस्था है या जो अपनी इंडिया का जो सिस्टम है, आप किसी को पूछ लो भाई चेंज होना चाहिए, वो बोले हाँ भाई चेंज होना चाहिए, इस पर सब एग्री करते हैं, सारी जनता एग्री करती है, विकास तो होना चाहिए, सिस्टम चेंज होना चाहिए भाई, सिस्टम गड़बड़ है, सिस्टम चेंज होना चाहिए, इस पर तो एग्री करते हैं। अब तो ओशो बताते हैं कि फिर वहाँ पे मीटिंग हुई तो बोला सब एग्री हुए कि भाई हाँ ठीक है भाई चेंज तो होना चाहिए, मंदिर तो नया बनना चाहिए। तो बोले हाँ ठीक है, तो बोले ठीक है एक काम करते हैं, अपन जो है यहाँ तो ये मंदिर अपन क्या करते हैं दूसरी जगह मंदिर बनाते हैं। तो इस पर कुछ लोग थे वो डिसएग्री, बोले नहीं ये तो अपना पुरखों का मंदिर है, जगह तो अपनी यही है, तो मंदिर तो अपनी यही बनाना पड़ेगा। तो बोले ठीक है ये बात भी सही है यार, मंदिर तो यही बनना चाहिए, वाजिब बात है, क्योंकि भाई ये पुरखों की जगह तो यही है, अपनी पूजा पाठ की तो यही देवता का स्थान ही है, तो यही होना चाहिए। तो बोले कि ठीक है फिर एक काम करते हैं कि अपन यही मंदिर बनाते हैं, इसको तोड़ के और दोबारा बोले इसको तोड़ेंगे अपन अगर मंदिर को, तो बीच में फिर जो 2-3 महीने बनने में लगे तब हम पूजा कहाँ करेंगे। तो पूजा अगर बीच में बाधित हो गई तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, देवता नाराज हो जाएंगे, तो पूजा तो कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो बोले हाँ ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं अपन इसको साइड में तोड़ना शुरू कर देते हैं और उधर मंदिर नया बनाते जाते हैं। बोले नहीं वो तो, लेकिन फिर पत्थर तो यही पवित्र है अपने, तो अपने पत्थर भी यही यूज करना है। तो अब उन लोगों को लास्ट में इस कंक्लूजन पे पहुंचे यही ठीक है कि मंदिर यही बनाना है, नहीं कि मंदिर तो तोड़ना तो है, चेंज तो करना है, मंदिर नया बनाना है, बट मंदिर बनाना यही है और इन्हीं पत्थरों से बनाना है और इसको तोड़े बिना बनाना है। क्या वो मंदिर बनेगा कभी? जिंदगी नहीं बनेगा, वो मंदिर कभी नहीं बन सकता। तो उस मंदिर को आपको अगर दोबारा बनाना है तो उस मंदिर को पहले पुराने वाले को तोड़ना पड़ेगा। तो वही उस इस सिस्टम के साथ है कि सिस्टम जो चेंज होगा तो उसमें चीजें बदलेंगी तो बहुत सी चीजें हिलेंगी। बिल्कुल। अब आप चाहते हो कि साला रहे तो ऐसा वैसा ही, लेकिन सिस्टम चेंज हो जाए, साला ऐसा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट जो मेरा जो अभी जैसे मैं ये चाहूँ कि भाई पेंशन वाला, मैं बात कर रहा हूँ, मान लो पेंशन वाली बात, मेरी मम्मी को पेंशन मिलती है, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं देश बदल जाए, पेंशन मेरी मम्मी की ऐसे आती रही भाई, दोनों चीज पॉसिबल, मेरे को पैसे मिल रहे हैं, मेरी जेब में पैसे आ रहे हैं, लेकिन सिस्टम बाकी का बदल जाए। ये गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई है ना, क्योंकि मेरे घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं, तो मैं क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉई इनकी सैलरी कम कर दी जाए, पेंशन नहीं कम की जाए। अब जिसके आप मान लो सपोज करो आपके घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपका चाचा ताऊ भाई कोई गवर्नमेंट, तो आप क्या बोलोगे साली पेंशन बंद कर दी जाए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं छेड़ी जाए, आपका उसमें स्वार्थ है। तो अब कैसे चीजें बदले? नहीं बदल सकती, नहीं बदलती ना, तो इसीलिए नहीं बदल रही है, इसीलिए नहीं बदल रही है कि पॉलिटिशियन चेंज होना चाहिए, एक योग्य आदमी बनना चाहिए, लेकिन वो मेरी जाति का होना चाहिए। योग्य आदमी तो बनना चाहिए MP MLA, बट वो मेरी जाति का होना चाहिए, वो मेरे एरिया का होना चाहिए, वो ऐसा हो जो मुझे जानता हो, जो मैं जाऊं तो मुझे बोले और भाई जी क्या हाल चाल है,
जो मुझे पर्सनली जानता हो, जब उससे मेरा पर्सनल टच हो, यस ताकि मेरा काम हो जाए। तो मेरे उसमें स्वार्थ भी है, उस क्राइटेरिया में भी फिट होना चाहिए, और फिर वो योग्य भी होना चाहिए साला। तो भाई कैसे होगा वो? या तो तुम्हारी जाति में, तुम्हारे जो बाकी क्राइटेरिया उनमें फिट होगा वो, या फिर जो योग्य होगा। यस, वो है कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए तार हैं सारे, ये सारे एक दूसरे से वो एक तरीके से वो उलझा हुआ तो उसमें जैसे आप कोई तार काटने की कोशिश करते हो, तो उसके जो सप्लाई जा रही थी ना, उसको सुलझाने के लिए उनको काटना पड़ेगा कुछ तारों को, लेकिन उससे जिसकी सप्लाई जा रही थी वो चिल्लाने लग जाएगा यस। कि नहीं मेरी सप्लाई कैसे काट दी तुमने। अच्छा, ये तो हो गई सिस्टम की बात की यार, सिस्टम ऐसा है। एक जैसे इसमें इस चीज़ का कितना बड़ा रोल है कि जैसे अपन बात करते हैं अभी कि है ना, इंडिया में सड़कें हो, अच्छे पुल हो, है ना, परिवहन की व्यवस्थाएं अच्छी हो, तो एक गवर्नमेंट का टाइम होता है 5 साल का, 5 साल में फिर दोबारा चुनाव होते हैं, दोबारा चुन के 5 साल का काम होता है, बीच में भी चुनाव चलते रहते हैं। गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट एन टाइम चुनाव मोड में रहती है। मोदी जी पिछले 15 साल से चुनाव के मोड में लड़ रहे हैं, चुनाव ही लड़ रहे हैं 15 साल से। एक जगह चुनाव लड़ता है, निपटता है, आगे बिहार में, आगे बिहार वाले निपटेंगे, तब तक कहीं और मोदी जी वो उसी में लगे हुए हैं बेचारे। अब उनको डिसीजन उस हिसाब से लेने पड़ रहे होते हैं। अभी जैसे उनको डिसीजन लेना है कि बिहार वाले कहीं नाराज नहीं हो जाए, तो अभी जो बजट आएगा उसमें सब कुछ बिहार को दिया जाएगा, देना पड़ेगा बिहार में ये, फिर पश्चिम बंगाल में चुनाव आएंगे तो पश्चिम बंगाल को ये, पश्चिम बंगाल को ये, पश्चिम बंगाल को ये। तो फिर काम कब होगा देश के लिए? काम कहाँ हो रहा है? पिछले 17 सालों से चुनाव ही लड़े जा रहे हैं, बस खाली चुनाव ही खत्म नहीं हो रहे। काम तो तब होगा जब चुनाव खत्म होंगे, जब सरकार को ये मिलेगा 5 साल में चाहे कोई भी डिसीजन लूँ, उसके 5 साल तो मुझे कोई सवाल नहीं पूछेगा उस पर मेरा कुछ 5 साल तक तो कोई कुछ टिकाव नहीं। 5 साल में उसकी रिजल्ट भी आ जाए मान लो। बट अभी होता क्या, गवर्नमेंट एक डिसीजन लेती है और उस डिसीजन लेती 4 महीने बाद चुनाव है, तो चुनाव में बैकफायर हो जाता है, वहाँ पार्टी हार जाती है। तो जैसे ही वो हारती है तो फिर उसको लगता है नहीं यार ये डिसीजन लेने ही क्यों है अपने को। ये चीज़ें चेंज क्यों नहीं हो सकती? ये तो चेंज हो ही सकता है ना कि चेंज तो खैर हो ही रही है मान लो, बट वो चेंज हो रही तो उसका स्वागत कहाँ हो रहा है कि भाई नहीं बढ़िया चीज़ है। मतलब अब देखो होता क्या है कि विपक्ष का काम ये है कि हर चीज़ चाहे गवर्नमेंट जो भी कर रही है वो खराब कर रही है, उनका ये है कि उनको उसमें कमी निकालनी है। यस, चाहे कुछ भी करे, सारी चीज़ें अच्छी भी नहीं कर रही, खराब भी कर रही है गवर्नमेंट, तो उनका विरोध भी होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि विरोध नहीं हो, सारा वो सही थोड़ी कर रहे हैं। बट अभी देश में माहौल ऐसा हो गया कि एक पक्ष तो ऐसा है जिसको ये लगता है कि मोदी जी जो भी कर रहे हैं तो वो सही कर रहे हैं, और एक पक्ष ऐसा हो गया कि मोदी जी जो भी कर रहे हैं गलत ही कर रहे हैं। दोनों बराबर बेवकूफ़ है। ना तो मोदी जी जो कर रहे हैं वो सारा सही कर रहे हैं, ना मोदी जी जो कर रहे हैं सारा गलत कर रहे हैं। बट वो उतना दिमाग डेवलप नहीं कर पाया अपना सिस्टम जो है, अपने इंस्टीट्यूट्स जो है, अपना एजुकेशन सिस्टम जो है, वो लोगों में इतनी बुद्धि नहीं पैदा कर पाया कि वो उस ऑब्जेक्टिव तरीके से उनको देख सकें सारी चीज़ों को, किसी भी डिसीजन को इस वे में देख सकें कि भाई ये सही है या गलत है। वो उस डिसीजन को इस वे में देखते हैं कि किसने लिया है, बीजेपी ने लिया है कि कांग्रेस ने लिया है। तो सारी जो वही घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि पब्लिक को सोच पाने में, समझ पाने में कैपेबल है कि नहीं, और कैपेबल क्यों नहीं है, क्योंकि साला सिस्टम ही खराब है, एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है जो उसको उसके कैपेबल बना ही नहीं पा रहा है। वो क्यों नहीं बना पा रहा है? क्योंकि वो जो पॉलिसी मेकर हैं उनमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वो एक अच्छी पॉलिसी बना सकें, एजुकेशन पॉलिसी बना सकें। एजुकेशन पॉलिसी बनती कैसे? तो एजुकेशन पॉलिसी कहाँ बनती है? कुछ नहीं बनती। अपने क्या बनती है कि वो भी वोटों के अकॉर्डिंग बनती है। अभी गवर्नमेंट आई तो उसने गवर्नमेंट ने वहाँ पे ये हटा दिया कि भाई मुगल थे ही नहीं, उन्होंने इतिहास में मुगलों को हटा दिया। इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसने मुगलों को बढ़ा चढ़ा के पूरा चैप्टर मुगलों का ही भरा हुआ था पूरी हिस्ट्री में। उसके अलावा भी तो इतना बड़ा इंडिया, सही बात है। जो साउथ में भी जो डायनेस्टीज़ थी, या राजस्थान में जो डायनेस्टीज़ थी, या मुगलों से पहले जो डायनेस्टीज़ थी, वो गायब हैं सारी। तो उनको वोट चाहिए थे मुसलमानों के, तो उन्होंने मुगलों को बहुत हाईलाइट करके सारा कुछ वही रटवाया पब्लिक को। फिर अभी गवर्नमेंट चेंज हुई तो इनको चाहिए वोट हिंदुओं के, तो इनको हिंदुओं को अपीज करना है, तो इन्होंने वो हटा दिया। जबकि न तो वो हटाए जाने चाहिए, न वो ज़्यादा पढ़ाए जाने चाहिए। भाई हटाए भी नहीं जाने चाहिए क्योंकि वो रहे हैं हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में जो हुआ है वो पढ़ाया जाना चाहिए। तो लेकिन अब हिस्ट्री को लेके भी अपन इस तरह से बटे हुए। तो एजुकेशन पॉलिसी अपने पास कुछ है ही नहीं, इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी है ही नहीं। अपने पास खाली चीज़ें ट्राई हो रही है। एक गवर्नमेंट आती है वो ये हटवाती है, ये लिखवाती है, एक बोलती है गलती का टीम मारना पड़ता हारे थे, अगली गवर्नमेंट आती है वो वापस लिखवाती है नहीं मारना पड़ता जीते थे, उससे अगली वापस आती है बोलती नहीं वापस हारे थे। तो साला आज तक 70 साल में यही डिसाइड नहीं कर पा रहे गलती का टीम मारना पड़ता हारे थे जीते थे। ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं कि जो कि अपन की डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। तो पॉलिसी कहाँ है? पॉलिसी तो है ही नहीं ना। पॉलिसी होती अगर तो चीज़ें बदल जाती अब तक, तब तो रिजल्ट ही आते, तब तो लोग कैपेबल भी बनते वो चीज़ करने में। बट लोग इसीलिए तो कैपेबल नहीं बन पा रहे कि कोई पॉलिसी नहीं है, बस सारा कुछ मिक्स करके उनको पढ़ाया जा रहा है, और बस वो पढ़ाया जा रहा है जिस पे रेजिस्टेंस नहीं हो, जिसका कोई विरोध नहीं हो, जिससे वोट नहीं टूटे बस खाली।
उतना काम ऐसी एक लाइन बना के चल रहे हैं हम कि सब खुश रहे हैं भाई उसमें। अब अपनी जो पढ़ाया कहाँ जा रहा है, अपने मतलब 365 दिन में से अपने 2 महीने तो वैसे छुट्टियां हो जाती है, बाकी 50 तो जयंतियाँ आती हैं अपने। अब जयंतियाँ आती है, जयंतियों में भी कंपटीशन है कि भाई अम्बेडकर जयंती की छुट्टी हो रही है तो फिर ब्राह्मण बोलेंगे नहीं परशुराम जयंती की भी छुट्टी होनी चाहिए। अब परशुराम जयंती की छुट्टी होनी चाहिए तो भाई हमारे महाराणा प्रताप को थोड़ी महाराणा प्रताप जयंती की छुट्टी होनी चाहिए, तो राजपूतों ने ये पकड़ लिया महाराणा प्रताप जयंती छुट्टी होनी क्यों चाहिए वैसे? उनकी जयंती की छुट्टी हो रही है, हमारी क्यों नहीं होए? बाकी वो कौन सी उनको जयंती मनानी है, जयंती मना के कौन सा वो महाराणा प्रताप को फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने उनका भी बेसिक तुमको इतनी समझ नहीं है कि महाराणा प्रताप जयंती की तुम छुट्टी करवा रहे हो, जिस आदमी ने जिंदगी में एक भी दिन छुट्टी नहीं, वही कह रहा हूँ, जिस आदमी का जीवन ही संघर्ष का पर्याय है, कि जिस आदमी ने जीवन भर संघर्ष किया है वो आदमी रुका नहीं है, हारा नहीं है ना, थका नहीं है, और उसकी जयंती की तुम छुट्टी करवाना चाह रहे हो। तुमको तो कुछ आइडिया ही नहीं कि महाराणा प्रताप था कौन। सही बात। लेकिन भाई क्यों परशुराम जयंती हो रही तो यार महाराणा प्रताप जयंती क्यों नहीं हुई? इस चक्कर में आधा कैलेंडर तो छुट्टियों में जाता है। तो दिक्कत ये है। अब जैसे अपने यहाँ पे राजस्थान में जो है क्रिसमस की छुट्टियां हो जाती है या गुड फ्राइडे की छुट्टी हो जाती है। राजस्थान में कितने क्रिश्चियन है भाई। केरल में हो रही है, ठीक है होनी चाहिए, वहाँ पे क्रिश्चियंस हैं वहाँ की स्कूलों में। यहाँ क्यों छुट्टी हो रही है गुड फ्राइडे की? लेकिन सबको खुश रखना है अपने को। क्रिश्चियंस भी तो 2-3% पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो उनके भी तो वोट चाहिए। तो भाई हमको सवाल से लेनी थी, हमारी गवर्नमेंट ने देखो गुड फ्राइडे की छुट्टी करी है, तुम हमको वोट दो। और लोग वोट दे भी रहे हैं कि इन्होंने हमारी भाई महाराणा प्रताप जयंती की छुट्टी कर दी तो हम इनको वोट देंगे। तो छुट्टियों के जयंती की छुट्टियां करके तो लोग वोट दे रहे हैं। कॉमन सेंस लेवल तो ये है। तो एजुकेशन है ना पॉलिसी है, ना तो पॉलिसी है ना एजुकेशन अपने यहाँ पे, दोनों ही नहीं है। बस रैंडमली चल रहा है, वो चल रहा है, अपीजमेंट है बस खाली। अब जैसे ये वाली चीज़ तो चल रही है, इनमें तो कोई बदलाव नहीं आ रहा। जैसे डिजिटल ग्रोथ है इंडिया की ना, वो तो बड़ी तेजी से हुई है पिछले 10 साल में। वो हो रही है, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं हो रही। देखो डिजिटाइजेशन जो है ना, टेक्नोलॉजी जो कोई आती है, कोई भी जो टेक्नोलॉजी आती है नई, वो स्पीड को बढ़ाती है। जो चीज़ आपकी चल रही थी ना उसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपका वही वाली बात, अगर लूप पॉजिटिव घूम रहा था तो उसकी स्पीड और फास्ट हो जाएगी। अगर आपका लूप नेगेटिव घूम रहा था तो भी स्पीड फास्ट हो जाएगी। तो वो खाली स्पीड को बढ़ाती है, वो चीज़ों को चेंज नहीं करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने फेसबुक पोस्ट डाली थी कुछ महीने पहले कि है ना, एल्गोरिदम विल मेक वाइज पीपल वाइजर एंड डम पीपल डम्बर। है ना, जो लोग इंटेलिजेंट है उनको जो एल्गोरिदम है वो और इंटेलिजेंट बनाएगा। क्योंकि वो कि आपने मान लीजिए कि कुछ अच्छी चीज़ देखी, नॉलेज वाली चीज़ देखी, अब आपको एल्गोरिदम क्या सजेस्ट करेगा? और अच्छी चीज़ें सजेस्ट करेगा, नॉलेज वाली चीज़ें सजेस्ट करेगा। आपने एक डम चीज़ देखी अपने फ़ोन में, कुछ ऐसी बेवकूफ़ी वाली रील देखी, आपको एल्गोरिदम क्या सजेस्ट करेगा? पूरी 50 वैसी रीलें दिखाएगा। आपने एक रिलीजन वाली, जो रिलीजन के नाम पे जो दंगा भड़काते हैं, जातिवादी वाली भड़काते हैं, वो चीज़ आपने देखी, अब आपको जातिवादी वाला कंटेंट दिखाएगा। ठीक है, तो एल्गोरिदम जो है वो, अगर जो आदमी इंटेलिजेंट है ऑलरेडी तो उसको इंटेलिजेंट बनाएगा, जो मूर्ख है उसको और मूर्ख बनाएगा। वो और मूर्ख होता जाएगा, और उन चीज़ों में उलझता जाएगा, और जातिवाद में उलझता जाएगा, और धर्म में उलझता जाएगा, उन चीज़ों में उलझ के रह जाएगा। अब यहाँ पे भी क्या हुआ कि डिजिटाइजेशन जब हुआ ना, तो मोस्टली अपनी जो ऑडियंस थी, जो लोग थे, डम्ब थे, जो अपन बात ही कर रहे हैं कि तो बेवकूफ़ थे, उनके ऑलरेडी जातिवाद भरा हुआ था। डिजिटाइजेशन ने उनकी स्पीड और फास्ट कर दी, और ज़्यादा जातिवादी हो गए। वो धर्मांध थे, डिजिटाइजेशन ने और स्पीड फास्ट कर दी, और ज़्यादा धर्मांध हो गए। जैसे क्या हुआ कि हमारे गांव के पास में गांव पड़ता है, 5-7 किलोमीटर दूर है कोयल। तो कोयल जो है, मैं वहाँ पे उसके पास में निम्बी जोधा पड़ता है, वहाँ पे मैं पढ़ा हूँ। वहाँ पे मेरे साथ कोयल के कम से कम 50 बच्चे पढ़े हैं। और कोयल इज़ लाइक माई सेकंड होम। मतलब मैं वहाँ पे उस गांव में 90% लोगों को जानता हूँ, और वहाँ के 50-60% लोग मुझे जानते हैं। ठीक है, मतलब इतना मैं उस गाँव में रहा हूँ, हज़ारों बार गया हूँ, मेरे दोस्त हैं, ये हुआ। अभी वहाँ पे उसके बारे में वहाँ पे एक रील वायरल हुई, शायद आपने भी देखी होगी। एक कोई ज्योतिषी है, वो बैठ के ऐसे बोल रहा है कि एक ना किसी पॉडकास्ट में कि है ना, एक गांव है नागौर जिले में, कोयल नाम का गांव है, वहाँ पे एक पुराना मंदिर है, 300 साल 400 साल पता नहीं, हज़ारों साल पुराना मंदिर है, सत्यनारायण भगवान का मंदिर है। और वहाँ पे जो भी जाके तुम मनोकामना मांगते हो वो पूर्ण हो जाती है। नौकरी मांगो तो नौकरी लग जाएगी तुम्हारी, मैं गारंटी देता हूँ, ये हो जाता है, वो हो जाता है, फलाना हो जाता है। मतलब मैं कोयल 1000 बार गया हूँ, मैंने आज तक वो कोई मंदिर ऐसा नहीं सुना, कभी नहीं सुना। कोयल के जो मेरे 10 दोस्त हैं, उन लोगों से मेरी बात हुई, वो बोलते हमने भी नहीं सुना यार कभी ऐसा कोई मंदिर, तो साला कि हमारे गांव में ऐसा कोई मंदिर है, और हमारी प्रॉब्लम नहीं सोल्व हो रही है, हम साला बिना नौकरी के घूम रहे, 10-10 साल तैयारियां की, हमको हमारी नौकरी नहीं लगी साली। सही बात। लेकिन उसका प्रभाव क्या हुआ? डिजिटाइजेशन का जो अपन प्रभाव की बात कर रहे हैं, कोयल वाले, मेरे किसी दोस्त को पता नहीं था कि भाई वहाँ पे मंदिर है क्या, और आज वहाँ पे डेली की 10-20 गाड़ियाँ आती है डेली की, 2-4 महीने में उस रील को। फिर उस रील के बाद एक और कल परसों रील वायरल हो गई
कोई लेडीज़ हैं वो किसी पॉडकास्ट में बोल रही है, फिर एक झूठ को फिर 4 लोग और उसको बोलते हैं हाँ ऐसा मेरे साथ सच मान लग जाते हैं तो वो फिर वो बोल रही है। तो अब उसका इम्पैक्ट ये हुआ, मेरे पास मुंबई से मेरे एक फ्रेंड है, कोई फिल्म मेकर है, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि अरे इधर नागौर में तुम्हारे जिले में गाँव बता रहे हैं ये, तो वहाँ पे मैं जाऊँगा यार, ये यहाँ पे डिप्रेशन भी दूर हो जाता है, ये दूर हो जाता है, मेरे को भी वहाँ पे जाना है। मैं कहा मेरे जिले में नहीं है भाई, मेरे गाँव के पास ही गाँव है, मैं वहाँ पे 1000 बार गया हूँ, मेरा डिप्रेशन नहीं दूर हो रहा आज तक। उस गाँव में जो लोग मेरे दोस्त हैं उनका डिप्रेशन नहीं दूर हो रहा, वो मुझे 2-2 घंटे फ़ोन करते हैं किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिस्कस करने के लिए। तो अरे कुछ नहीं है यार, ठीक है, लेकिन अब ये बात किस किस को समझाई जाए, कैसे समझाई? डिजिटाइजेशन ने क्या किया, वो प्रोसेस फास्ट किया बेवकूफ़ बनने का। अभी वहाँ पे काफ़ी लीडर्स आ रहे हैं, कल कुछ दिन पहले सुना कि अपने जो उप मुख्यमंत्री जी हैं उनकी कोई बहन वहन भी जाके आई हैं, हरियाणा के कोई मंत्री जी हैं वो भी आ गए, तो भाई साहब वहाँ पे भीड़ चल गई होगी। अब वहाँ पे 1000 लोग जाएंगे, उनमें से एक आध नौकरी लग भी जाएंगे, लग जाएंगे तो फिर वो उनके वीडियो जाएंगे कि मैं गया था, देखो मैं नौकरी वो लग गया। 1000 लोगों को तो बताएंगे और लोग जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई होता है। जो चीज़ें जो है वो डिजिटाइजेशन मल्टीप्लाई करता है चीज़ों को, बेवकूफ़ी को भी मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो डिजिटाइजेशन चीज़ें चेंज नहीं करता, टेक्नोलॉजी चीज़ें चेंज नहीं करती है, वो चीज़ों की स्पीड अप करती है। अब वो चाहे आपकी अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो उसको फास्ट कर देती है। मोबाइल तो आपके हाथ में है, लेकिन देखोगे क्या, ये तो मोबाइल थोड़ी डिसाइड कर रही है, ये तो आप डिसाइड कर रहे हो ना। सही बात है कि आपको देखना क्या है, मोबाइल तो वही दिखाएगा जो आपको देखना है। यहाँ भी ये तो टूल है, ये तो टूल है। कोई अच्छी नॉलेज वाली जो चीज़ होगी उस पर उतने व्यू नहीं होंगे, जो बेवकूफ़ी वाली चीज़ होगी उस पर ज़्यादा व्यू होंगे, क्योंकि पब्लिक मोस्टली बेवकूफ़ है। तो अब इसको अपन समराइज करके लास्ट एक अपन ये इस पर बात करते हैं कि समस्याएं तो अपन ने सारी देख ली। इस समस्याओं के दौर में ऐसा दौर है, डिजिटल दौर है, बावजूद इसके चीज़ें घट नहीं रही, हो नहीं रही, देश की ऐसी स्थिति हो रही है कि और स्थिति ख़राब होती जा रही है, टैक्सेस और बढ़ते जा रहे हैं, आम आदमी का पैसा बहुत कम हो रहा है, उसके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और राजनीति जो करी जा रही है वो अलग ही लेवल पे करी जा रही है, अलग ही वजहों से करी जा रही है, विकास के उस पे आधार पे नहीं करी जा रही, लोग उसके आधार पे वोट भी नहीं दे रहे। तो क्या लगता है किधर जा रहे हैं हम, और क्या है चेंजेस, क्या आने की संभावनाएं लग रही है? ये जो सारी चीज़ें होती है ना कि आपके इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स करते हैं, इंस्टीट्यूशन एक दूसरे पे बोझ बनते जाते हैं, वो उस पे बोझ है, उस पे बोझ है, और वो बोझ के तले सारे फिर कोलैप्स करते हैं। आपकी संस्थाएं जो होती है वो कोलैप्स करती हैं, आपका बैंकिंग हो गया, आपका लॉ एंड ऑर्डर हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, सारों पे से लोगों का विश्वास खत्म होता जाता है। आज जैसे कहीं पे भी रेप होता है तो लोग ये मांग करते हैं इसको गोली मार दो, एनकाउंटर कर दो साले का, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है कि न्यायालय पे। आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपको भरोसा नहीं है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कि आपको इलाज हो जाएगा कैसे ही, आपको पता है साला कोई अंदर कैंची छोड़ देगा, साला कोई कुछ कर देगा। सही बात है। तो आप जाते हो प्राइवेट, तो आप कोर्ट तो आप जाते ही नहीं हो, पुलिस स्टेशन आप जाते ही नहीं हो। तो ये आपका भरोसा है इंस्टीट्यूशन पे। तो ये भरोसा जब आदमी का खत्म हो जाता है ना, तब आदमी जाता है उनके अल्टरनेट ढूंढता है। कि जब आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर से काम नहीं हो रहा है, तो आपकी ज़मीन पे किसी ने कब्जा कर लिया, आपको पता है कोर्ट मेरा कब्जा नहीं दिलवा पाएगा वापस ज़िंदगी में कभी, तो आप जाते हो किसी ऐसे बंदे के पास जिसके पास लट का जोर हो और जो आपका कब्जा छुड़वा दे। सही बात है। तो उस सिस्टम फेल होता है तब एक पैरेलल सिस्टम खड़ा होता है, जो कि अपन देखते हैं अपने आसपास में होता है। माफिया खड़े होते हैं या अलग चीज़ें खड़ी होती है, उसका तोड़ खड़ा होता है। और सिस्टम जब कोलैप्स होते हैं ना, तो वहाँ पे एक ज़मीन तैयार होती है किसी भी तानाशाह के खड़े होने के लिए। तानाशाही आती है जब डेमोक्रेसी में सिस्टम फेल होता है। जैसे अपने रोम का एग्जाम्पल लिया था, तो जूलियस सीजर वहाँ पे इस वजह से खड़ा हो पाया था कि रोम का सिस्टम इतना करप्ट हो चुका था, डेमोक्रेसी वहाँ पे इतनी करप्ट हो चुकी थी कि कुछ डिसीजन मेकिंग ही नहीं हो पा रही थी। और सिस्टम कोलैप्स होते होते इतना कोलैप्स हो गया था कि लास्ट में उसके लिए बहुत एकदम ईजी हो गया था। जूलियस सीजर के लिए टेक ओवर करना इतना ईजी हो गया था कि कोई वॉर नहीं हुई थी। जूलियस सीजर इजीली आया, और जब वो आया रोम पे चढ़ाई करी उसने, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं हुआ, इजीली उसको खाली मिला पूरा। वो आया, वो आके बैठ गया, भाई चलो मैं हूँ आज के बाद यंग एम्परर। वो लोग पहले ही भाग गए। सिस्टम इतना आपस में उलझे हुए थे, लड़े हुए थे, इतने कमजोर हो चुके थे कि अब वो तो चलो जूलियस सीजर ही आया जो रोम का ही था, अगर कोई दूसरा भी बाहर से आके अटैक करता तो भी वो ऐसे ही भागते। इतना वो कोलैप्स हो चुके थे। जूलियस सीजर आया, जूलियस सीजर ने कब्जा किया। फिर लोग बोलते हैं जूलियस सीजर तानाशाह बन गया था, तो भाई बने गए ना तानाशाह। तो वैसा ही हर जगह होता है, अमेरिका में भी हो रहा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जैसे सनकी आदमी को लोगों ने सत्ता दी है, इस वजह से कि लोग परेशान है, त्रस्त है कि कोई कुछ तो चेंज आए। तो जब ये सिचुएशन होती है तो फिर एक बंदा आता है जो बोलता है कि तुम मुझे पावर दो, मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। करता वो नहीं है ठीक, बट वो लोगों को ये देता है कि मैं लॉलीपॉप देता है, मैं ठीक कर दूंगा।
मुझे पावर दो, इस डेमोक्रेसी में नहीं हो रहा। और तब लोग डेमोक्रेसी से तो उनका विश्वास उठ चुका होता है, उसके इंस्टीट्यूशन से विश्वास उठ चुका होता है, पुलिस से, लॉ एंड ऑर्डर से, एजुकेशन सिस्टम से, सारे सिस्टम से भरोसा उठ चुका होता है, तो लोग उसका भरोसा करते हैं। जैसे हिटलर का हुआ था, हिटलर पहली बार चांसलर बना था 1933 में, और 1928 में जो इलेक्शन हुए थे जर्मनी में, उसमें हिटलर का वोट शेयर था, हिटलर की पार्टी का 2.4%, यानी उसके कोई रिलेवेंस ही नहीं थी उस चुनाव में 1928 में। लेकिन 1928 से 1933 तक आते आते बीच में 2-3 गवर्नमेंट्स बनी, 2-3 गवर्नमेंट्स गिरी, पूरा सिस्टम उग चुक रखा है, करप्शन हो रखा है, इकोनॉमी पूरी कोलैप्स हो रही है, सारा कुछ गड़बड़ हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। तो हिटलर ने बोला लोगों को कि मुझे पावर दे दो, मैं सब कुछ बदल दूंगा रातों रात। तो लोगों को कि यार इससे तो ये ठीक है साला, तो लोगों ने हिटलर को पावर दी और हिटलर तानाशाह बन गया। विद इन 6-8 महीने में हिटलर तानाशाह बन गया, क्योंकि वो जमीन तैयार हो चुकी थी। तो आपके इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स नहीं करें, या आपको मेक श्योर करना पड़ेगा डेमोक्रेसी को कंटिन्यू सस्टेन करने के लिए, या डेमोक्रेसी को या अच्छी गवर्नेंस को सस्टेन करने के लिए आपको इंस्टीट्यूशंस को अपने को बचाए रखना होता है। और दिक्कत ये हो रही है अपने यहाँ पे कि इंस्टीट्यूशंस अपने दिनों दिन कमजोर होते जा रहे हैं, लोगों का भरोसा खोते जा रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशन जब भरोसा खोते जा रहे हैं, ये किसी भी देश के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होती है, और ये अपने यहाँ पे होती जा रही है, दिनों दिन होती जा रही है, बढ़ती जा रही है।